अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं आपकी होस्ट इरम सफ्तर। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाजरीन, दूसरा अशरा स्टार्ट हो चुका है। पहला अशरा बहुत जल्दी गुजर गया है। दूसरा अशरा मग़फ़िरत का अशरा है। अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल करे, हमारी तौबा को कबूल करे और हमें अल्लाह ताला इसी रमज़ान में अपने अल्लाह को मनाने का जो मौका मिला है, अल्लाह करे हम अपने रब्बुल इज़्ज़त को मना सकें। और जो प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ चल रही है, जिसको कोरोना वायरस कह रहे हैं, एक ऐसा वायरस जो पूरी दुनिया में फैल चुका है तकरीबन 200 ममालिक में, और जिसके बहुत से मुतासरीन हैं, जिसकी तादाद डे बाई डे बढ़ना शुरू हो गई है। जबकि WHO की तरफ से कहा जा रहा है कि अब तक कोई वैक्सीन नहीं आई। हाँ, सोशल मीडिया पे बहुत सी वैक्सीन इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है, लेकिन ऐसी WHO की तरफ से कोई भी ऐसी वैक्सीन अभी तक नहीं आई, ना ही बताई जा रही है। हाँ, इस पर काम ज़रूर चल रहा है। पाकिस्तान में भी लॉकडाउन में तो सी हो गई, लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। क्यों बढ़ा दिया गया? सिर्फ इसलिए क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गए थे। और हाँ, अब आके टेस्ट भी ज़्यादा शुरू हो गए हैं। अब तक जो सुबह की एक रिपोर्ट थी, उसके मुताबिक जो अभी तक केसेस की तादाद है जनाब, वो 21,501 हो चुकी है। और 24 घंटे में जो टेस्ट किए गए उनकी तादाद 9,857 है। जो रिकवर्ड हो चुके हैं जी, जो सेहतयाब हो चुके हैं, उनकी तादाद है 5,782। कोरोना वायरस की बात हम डेली इसलिए करते हैं क्योंकि कोरोना वायरस अभी भी मौजूद है, बल्कि ज़्यादा फैलना शुरू हो गया है। अगर रमज़ान की बात की जाए तो रमज़ान की भी हम साथ साथ बात करते हैं। हमारी कोशिश होती है हम जो अपना शो करें उसमें रमज़ान की यकीनन बात हो, कोई ना कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पे बात की जाए, कोई अवेयरनेस दी जाए, कोई इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो जनाब 11वां रोज़ा है, तो 11वां पारा है। 11वां पारा में सूरत तौबा है। तो सूरत तौबा में मोमिनीन की जो है 11 सफ़ात बताई गई हैं, जिसमें है रोज़ा रखने वाला, सजदा करने वाला, रुकू करने वाला, बुरी बातों से मना करने वाला, नेकी का हुक्म देने वाला, नेकी के कामों का कहने वाला। इसके अलावा अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं या जो हदूद है उनकी हिफाजत करने वाला। तो आप देख सकते हैं जो मोमिनीन है उनकी जो सफ़ात है उनमें तौबा करने वाला भी है, उसमें सजदा करने वाला भी है, उसमें रोज़ा रखने वाला भी है। तो तौबा करना बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर क्या कहते हैं, शायद मेरी तौबा कबूल नहीं होगी, लेकिन अल्लाह ताला ने कभी भी तौबा के जो दरवाजे कभी बंद नहीं किए। आपकी जो आखिरी सांस होती है तब तक आपको तौबा का मौका दिया जाता है। अब आप पे डिपेंड करता है ना कि आप तौबा किस तरह से करते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से तौबा करते हैं। क्या सिर्फ हम मुंह से तौबा कर लेते हैं, दिल हमारा साफ नहीं होता और हम उसी गलती को जो है रिपीट करना शुरू कर देते हैं। तो तौबा करने वाला भी जो मोमिनीन की सफ़ात है उनमें तौबा करने वाला भी है। और इसके अलावा नेकी के कामों का कहना, हुक्म देने वाला भी मोमिनीन की सफ़ात में है। रोज़ा रखने वाला भी है, रुकू करने वाला भी है, सजदा करने वाला भी है। तो ये है जी मोमिनीन की जो सफ़ात हैं जिनका जिक्र 11वें पारे में भी किया गया है। आज 11वां रोज़ा भी है। जनाब इन तमाम चीज़ों के बारे में तो हम बात करते हैं, लेकिन आज एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी बात करेंगे। एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और कब तक ये प्रॉब्लम्स रहेंगी। हमें बहुत साल हो गए, हमने एजुकेशन सिस्टम पे बहुत बात की, सिर्फ बात की लेकिन काम नहीं किया। बदकिस्मती से हम हमेशा बात करते हैं कि निसाब एक हो जाना चाहिए, निसाब एक हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक निसाब एक नहीं हुआ। 3 सिस्टम हमारे यहाँ काम करें। ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए क्योंकि निसाब एक नहीं है, या हम तमाम लोग जो हैं वो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहे। तमाम लोगों में पेरेंट्स भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, टीचर भी हैं, स्कूल मालिकान भी हैं, क्योंकि अक्सर मालिकान जो हैं वो टीचर नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको लेके हम आज चलेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे क्या क्या चेंजिंग होनी चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स है। कोरोना वायरस को लेके भी बात करेंगे। स्कूल्स बंद है, बच्चे घरों में मौजूद हैं, तो क्या उनका हर्ज हो रहा है या उनको फ़ायदा हो रहा है। अगर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो कितना फ़ायदा होगा ऑनलाइन क्लासेस लेने का, ये सिस्टम जो है वो कंटिन्यू रहेगा आगे या नहीं रहेगा। ये तमाम चीज़ें हैं जिनको लेके हम बात करेंगे। उसके अलावा कोरोना वायरस जब से आया, साजा कराम की तरफ से भी बहुत सी शिकायत सुनने को मिली कि सैलरी का इशू आ रहा है, हाफ सैलरी देनी चाहिए, पूरी सैलरी देनी चाहिए, बच्चों की जो पेरेंट्स हैं उनको रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितनी फ़ी देनी चाहिए, कितनी नहीं देनी चाहिए। जो स्कूल के मालिकान हैं उनकी तरफ से भी कंप्लेंट्स आई कि जो हमारी बिल्डिंग्स हैं उनके जो रेंट है वो कम कर दिए जाए या डेफर कर दिए जाए या आगे एक्सटेंड कर दिए जाए। ये तमाम चीज़ें हैं जो हमारे एजुकेशन सिस्टम से लिंक करती है और एजुकेशन सिस्टम में ये बातें हो रही हैं। अब बात करेंगे जी उसके बाद उस्ताद कराम की ज़िम्मेदारियाँ क्या होती हैं, उनकी ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी होती है, कैसे ट्रेनिंग की जा सकती है, ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। बच्चों की ट्रेनिंग जो होती है वो क्या सिर्फ स्कूल में की जा सकती है, उनकी तरबियत सिर्फ स्कूल में की जा सकती है या पेरेंट्स का भी रोल होना चाहिए। ये इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करने की ज़रूरत
ज़रूरत है, लेकिन उस पर अमल करने की भी ज़रूरत है। जब कोई एक हल निकल आता है तो फिर वो क्यों उस पर अमल नहीं किया जाता। और अगर निसाब की बात की जाए तो कहाँ भी प्रॉब्लम आती है जो हम एक निसाब नहीं कर पाए। अगर निसाब एक होगा तो फिर हमें जो हमारे पब्लिक सेक्टर्स हैं उसमें टीचर्स भी बड़े ट्रेन चाहिए होंगे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम सब सारा हो जाएगा। फिर जो मदारिस हैं उनमें भी ये तमाम चीज़ें हमें लेके साथ साथ चलनी पड़ेगी। इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम अपने शो में बात करेंगे। मेरे साथ मेरे जो आज पहले मेहमान मौजूद हैं प्रोफेसर अहमद अली हैं। खुश आमदीद प्रोफेसर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। कैसा जा रहा है आपका रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा अभी तक तो फिलहाल, आगे भी उम्मीद है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जी इसके साथ हमारे बड़े प्यारे मेहमान मौजूद हैं, पहले भी हमारे शो में आ चुके हैं। जब भी आते हैं बड़ा अच्छा लगता है उनसे मिल के, उनसे बात करके। मैं वेलकम करती हूँ जी अजर शाह का। अजर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो, दूसरा इशरा शुरू हो चुका है। कैसा जा रहा है रमज़ान आपका? मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक, बड़ा अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। मज़ा आ रहा है इस रमज़ान में? हाँ जी, बस ब्लेसिंग के डेज हैं और कोशिश यही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जाए। बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत भी की जाए और हुकूकुल इबाद जो है उनका भी खास ख्याल रखा जाए, जिसमें बहुत सी चीज़ें हमारी आ जाती हैं। जी स्टार्ट करेंगे हम एजुकेशन सिस्टम पे। तो प्रोफेसर साहब, कहाँ पे कमी नज़र आती है हमारी एजुकेशन सिस्टम में? इतना साल हो गए हम एजुकेशन सिस्टम पे बात करें, माशाल्लाह से PhDs अगर प्रोफेसर्स की बात की जाए तो बेशुमार हमारे पास मौजूद है। तो फिर भी उसके बाद भी हम अपने सिस्टम को सही नहीं कर पाए, तो कहाँ पे कमी देखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो मैं इसी से स्टार्ट करूंगा। अभी आपने एक लाइन बोली हुकूकुल इबाद के बारे में। हाँ जी। तो हमारा यहाँ देखें, अगर हम एक बच्चे की परवरिश जो है वो छोटे होते से शुरू होती है। जब एक बच्चा छोटा होता है तो जो उसको चीज़ सिखाई जाती है, इंसान के बच्चे को छोड़े कुछ जानवर देख ले, परिंदा देख ले, उसकी भी परवरिश जो उसको छोटे होते ट्रेनिंग की जाती है, बड़े होके वही उसके दिमाग में बैठता है, वही आगे वो मुआशरे में लेकर चलता है। बिल्कुल। अगर हम दूसरे मुल्कों की मिसाल लेते हैं तो वहां पर कई कंट्रीज ऐसी हैं, जैसे जापान को देख लें या दूसरी कंट्रीज देख लें, पहले 2 साल वो बच्चे की सिर्फ नशोनुमा करते हैं, बच्चे की वो सिविलाइजेशन के ऊपर काम करते हैं, बच्चे को चलना सिखाते हैं, बच्चे को बैठना सिखाते हैं, बच्चे को बात करना सिखाते हैं कि मुआशरे में कैसे चलना है, जिसको हम पाकिस्तान में हुकूकुल इबाद का नाम देते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, बच्चा अभी 1.5 साल का हुआ नहीं, 2 साल का हुआ नहीं, बच्चे को हमें सिखाना चाहिए, बच्चे को माँ की शफकत मिलनी चाहिए, बच्चे को बाप का प्यार मिलना चाहिए। हम उसको उठाते हैं स्कूल में दाखिल करवा देते हैं कि सारी जिम्मेदारी हम स्कूल पे छोड़ देते हैं। वो मुल्क क्या कर रहे हैं, बच्चे को सड़क पे कैसे बिहेव करना है, लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, वो सिखाते हैं। 2 साल के बाद वो बच्चे को एजुकेशन की तरफ लेकर आते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं जी, इस्लामियात की किताब में अगर कोई चैप्टर के अंदर कोई एक छोटा सा क्वेश्चन हुकूकुल इबाद का आ गया तो पढ़ाते हैं। बच्चा भी उसको क्या करता है, सिर्फ याद करके, उसको रट्टा लगा के, उसको सिर्फ इम्तिहान को पास करने की नियत से हुकूकुल इबाद को पढ़ लेता है। अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना बिल्कुल भी उसके इर्द गिर्द भी नहीं भटकता। हालांकि उनकी एजुकेशन देखिए और हमारी एजुकेशन में इस तरह जमीन आसमान का फर्क है। पहली नंबर के ऊपर पेरेंट्स को इसके अंदर अपना किरदार अदा करना चाहिए। हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चा थोड़ा सा रोने लगता है, उसको मोबाइल पकड़ा दिया, उसको पकड़ा दिया। प्रोफेसर साहब, आपने जिक्र किया कि बच्चा 2 साल का होता है या 3 साल का मैक्सिमम, डिफरेंट स्कूल्स की डिफरेंट डिमांड्स होती है कि कितने साल में बच्चा आना चाहिए स्कूल में। तो क्या इसमें पेरेंट्स की गलती है? अगर वो एडमिशन नहीं कराएंगे तो एडमिशन बंद हो जाएगा, उनका बच्चा पीछे रह जाएगा। तो फिर इसमें स्कूल सिस्टम को एज का वो जो है एक फैक्टर है, उसको फोकस करना चाहिए ना, क्योंकि इस्लाम में भी कह दिया गया ना 7 साल की उम्र तक बच्चे को माँ बाप के पास रहना चाहिए, उनकी ग्रूमिंग होनी चाहिए, देन वो स्कूल में जाएगा। देखें, यहाँ पर देखें ताली एक हाथ से नहीं बचती। कुछ यहाँ पर अब ऐसा नहीं हो जाता कि अगर 3 साल तक बच्चे को एडमिशन नहीं करवाएगा, 4थी साल की एज में स्कूल एडमिशन नहीं करेगा। ऐसा तो कोई स्कूल है ही नहीं। ये पेरेंट्स की तरफ से होता है। पेरेंट्स एक तो जान छुड़वाना चाहते हैं, शायद वो एक तो अब दूसरों से फजीलत हासिल करना चाहते हैं कि जी हमारा बेटा, वो एक हिसाब लगा लेते हैं कि इतनी उम्र में पहुंचेगा, मेरा बच्चे का मैट्रिक हो जाएगा, मेरा बच्चा ये कर लेगा, और बच्चे को ठूंस दिया स्कूल के अंदर। अभी बच्चे को माँ और बाप में फर्क भी पता नहीं होता, बच्चा सही तरह शायद बोलना भी नहीं सीखता, तो टीचर्स के हवाले कर दिया जाता है। टीचर्स उसको बेटा ये बनाओ, बेटा ये बनाओ, बेटा बनाता रहता है, शाम में या दोपहर में आता है, चेहरे के ऊपर वो स्टार बना के टीचर भेज देती है। माँ बड़ी खुश होती है कि बच्चा बड़ा किला फतह करके आ गया। बच्चा अभी
चलना फिरना सही नहीं सीखता, मार बाप में फर्क नहीं सीखता, और उसको वो इसके अंदर सबसे पहले पेरेंट्स का स्कूल फोर्स नहीं करता घर में आके कि जी बच्चे को एडमिशन के लिए भेजें। लेकिन अगर आपकी स्कूल में सब बच्चों का एडमिशन 2 या 3 साल के, बहुत ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें वो 2 और 3 इयर्स में ही आपके बच्चे को प्ले ग्रुप में वो लेते हैं, अदरवाइज वो नहीं लेते। बहुत से ऐसे नाम हैं जो मैं नहीं ले सकती। खैर, उसके बाद क्या होता है कि आपकी क्लास में, प्ले ग्रुप में अगर, या 1 क्लास में, या नर्सरी जहां से आपका स्कूल स्टार्ट होता है, वहां पे अगर आप बाकी सारे बच्चे 3 साल की उम्र में आए या आपका बच्चा 6 साल की उम्र में जाएगा तो वो ऑकवर्ड हो जाएगा ना उस बच्चा, वो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएगा। तो उसका मतलब है स्कूल वालों को चाहिए कि वो एडमिशन ना करे उस एज में, वो बता दें कि 4 साल की उम्र में आपके बच्चे का एडमिशन। देखिए, स्कूल अगर एडमिशन नहीं करेगा, यहाँ पर मेरा भी एजुकेशन सिस्टम से ताल्लुक है पिछले 5 साल से, तो देखिए अगर आप बच्चे को एडमिशन नहीं इतनी जल्दी करेंगे, अभी देखें बच्चा स्कूल के अंदर गया, अभी तक बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ, तो 1500 रुपए का, 2000 रुपए का फॉर्म, तो भाई क्या तुमने चांदी की तार से फॉर्म बनाया है? सिंपल एक पेपर। बाहर के सिस्टम में क्या करते हैं, वो बच्चे को ऑब्लाइज करते हैं। सिस्टम ऑफ एजुकेशन वहां पर ऐसा है कि एजुकेशन के अंदर उनको अगर दिया जाता है फॉर्म, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, उन फाइनेंशियली बच्चों को सपोर्ट करते हैं, पेरेंट्स को सपोर्ट करते हैं। यहां पर अभी बच्चा का एडमिशन हुआ नहीं, 1500-2000 का फॉर्म दे दिया, तो मुझे नहीं समझ आती, यहां पर फॉल्ट स्कूल का भी है। अगर वो अर्ली स्टेज में, अब एक बच्चा गया 6 साल की उम्र में, वही बच्चा अगर वो 3 साल की उम्र में नहीं करेंगे अगर, तो 3 साल की जो उनको आनी है बच्चे की तरफ से अमाउंट, वो कैसे हासिल कर सकेंगे? तो वो जो पेरेंट्स का है वो ब्रेन वॉश किया जाता है, मुख्तलिफ तरह की एड्स लगाई जाती हैं, मुख्तलिफ तरह के बैनर्स लगाए जाते हैं, वो अवेजा किए जाते हैं कि पेरेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाता है। पेरेंट्स भी बेचारे इसके अंदर क्या कर सकते हैं कि उनको मुआशरे के साथ चलना है। बिल्कुल ठीक हो गया कि इसमें दोनों तरफ से प्रॉब्लम देखने में आ रही है। अगर स्कूल सिस्टम भी एक बच्चे का एडमिशन ही नहीं करे, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 4 साल के बाद बच्चे को एडमिशन दिया जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स मजबूर हो जाएंगे ना फिर घर में। अगर पेरेंट्स की तरफ से प्रॉब्लम है तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, पेरेंट्स को भी देखना पड़ेगा और ऑब्वियसली स्कूल्स को भी देखना पड़ेगा। अगर स्कूल्स ये चीज़ें देखेंगे तो उनका जो बिजनेस है वो बंद हो जाएगा। तो अगर बिजनेस को बंद करना चाहते हैं तो दोनों को मीटिंग्स करनी पड़ेंगे, कोई एक ऐसी सोल्यूशन निकालनी पड़ेगी एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए। क्योंकि प्रोफेसर साहब जैसे जिक्र कर रहे हैं कि हम लोग यूरोप के या बाहर के स्कूल्स को कंपैरिजन करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हम उस सिस्टम को अपनाने के चक्रों में अपना सिस्टम भी खराब कर चुके हैं? देखिए, अब यहाँ पर सिस्टम की अगर बात की जाए ना, तो पाकिस्तान में देखें, एक तो मुझे समझ नहीं लगती कि जब पेरेंट्स के, जब बच्चे आपस में आके बैठते हैं, जब पेरेंट्स आपस में आके बैठते हैं, एक हमारे मुल्क में यहाँ पर कैम्ब्रिज सिस्टम चल रहा है, इसके अलावा अमेरिकन सिस्टम चल रहा है, समझ लग, अब तो तुर्किश सिस्टम भी आ गया है। हमारा अपना सिस्टम, ये हम पसे पुश्त डालते जा रहे हैं। हम क्या करते हैं, पहले तो हम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते थे, जी आईफोन अच्छा है, सैमसंग अच्छा है, प्रोडक्ट इंपोर्ट कर लो, कोई मशीन अच्छी है वो इंपोर्ट कर लो। अब तो हम एजुकेशन भी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अमेरिकन सिस्टम ले लिया, हम कैम्ब्रिज सिस्टम को कर रहे हैं, ओए लेवल्स आ रहा है, तुर्की सिस्टम आ रहा है, हमारा पाकिस्तानी, इस वजह से हमारा बोर्ड, हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत सीधा निज़ाम होता जा रहा है। हम इसको फॉल्ट ना दें, क्या करें कि क्योंकि हम उसको हम पैसा बाहर भेजते हैं, हम डॉलर्स बाहर भेज रहे हैं, पाउंड्स बाहर भेज रहे हैं, क्यों? उनकी एजुकेशन को हम हासिल कर रहे हैं। अब जब 3-4 बच्चे आपस में बैठते हैं तो बच्चों को आपस में समझ नहीं लगती कि उनकी एजुकेशन एक बच्चे का और है, उसका और है, वो आपस में शायद वो इस तरह करते हैं। निज़ाम एक मुल्क और यहाँ पर मुख्तलिफ निज़ाम चल रहे हैं। अब अमेरिका की मिसाल ले लें, और बेशक कोई एक बच्चा न्यूयॉर्क का है, किसी हाई क्लास स्कूल में पढ़ रहा है या एक छोटे स्कूल में पढ़ रहा है, दोनों का सिस्टम एक चल रहा है। बच्चा जब बैठता है वो एक ही चीज पढ़ के निकलते हैं। अगर वो एक आम स्कूल में पढ़ रहा है जी, एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, अगर 10 साल बाद 15 साल बाद वो दोनों बच्चे निकलते हैं तो एक ही सिस्टम के नीचे से, एक ही झंडे के नीचे से एक चीज पढ़ के निकलते हैं। यहां पर बच्चा एक जगह से निकलता है, वो कुछ पढ़ के निकलता है, उसने कुछ पढ़ा होता है। अब एक और चीज इसमें बताता चलूं, सिस्टम, हम बाहर वालों का सिस्टम पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ के सिस्टम में एक बच्चा है, फॉर एग्जांपल वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, उसको तो पता होगा, हमारे एक बच्चा ओए लेवल पढ़ रहा है, फलां पढ़ रहा है, उसको यूएसए के प्रेसिडेंट का तो पता है कि वो कौन है, यूएसए के इलेक्शंस का तो पता होगा, जापान के दूसरे मुल्कों को पता होगा, तुर्की में क्या हो रहा है उसको पता होगा। लेकिन हमारे जब पूछा जाए लामा इकबाल की डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो बताएगा जी अच्छा जी 25 दिसंबर, नहीं ये तो कायदे आज़म की होती है, उसको अपने लीडर्स का नहीं पता। कैसे पता होगा? हम अपने सिस्टम को खुद गिरा रहे हैं। हमें
चाहिए कि अपने सिस्टम को स्ट्रांग करें, फिर ही ये मुल्क तरक्की करेगा, फिर ही ये मुल्क आगे बढ़ेगा और हमारे बच्चे दूसरे मुल्कों में जाकर या अपने मुल्क में रहकर अपना नाम बना सकेंगे। ठीक हो गया। हम अपने जो हीरोज़ हैं उनका क्यों जिक्र नहीं करते ज़्यादा, क्यों उनको नहीं पढ़ाते, इस बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन अजहर शाह हमारे साथ मौजूद है तो उनसे बात करेंगे। अजहर शाह, रमज़ान शरीफ में क्या मसरूफियत होती है, किस तरह से गुजार रहे हैं आप अपना रमज़ान? रमज़ान शरीफ में सुबह के टाइम जो है सुबह उठते हैं और सहरी का इंतज़ाम, उसके बाद फिर नमाज, उसके बाद फिर जी कुछ कलाम है, कुछ लाइव, कुछ ऐसी इंटरनेट की वेबसाइट्स हैं जहाँ पे लाइव आपको वो सिखाया जाता है। सिखा भी रहा हूँ। और इस्लामिक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके नात खानी भी होती है। क्या बात है। वहाँ पे चले कोई नहीं, लॉकडाउन है तो ऐसे ही सही, तो जिक्र ऐसे भी चल रहा है। तो जिक्र ऐसे भी चल रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं मसरूफ हो गए हैं, अपना टाइम वो लगा लिया। हाँ जी, हाँ जी। वो नहीं सीन चल रहा कि सारा दिन घर में बैठे और ये सोच रहे कि अब ये लॉकडाउन कब खत्म होगा, कब हम बाहर जाएंगे और कुछ नहीं, काम करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, बस ऑनलाइन चल रहा है सारा ऑनलाइन सब चल रहा है। अच्छा अजहर शाह, एहतियाती तदबीर को अपना रहे हो जो बार बार बता रहे हैं, क्योंकि बाहर नहीं जाना, हजूम नहीं करना, गेट टुगेदर नहीं होना चाहिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सब कर रहे हैं? बिल्कुल, सारा कुछ, सैनिटाइजर भी यूज़ हो रहा है, मास्क भी यूज़ हो रहा है, बाहर जहाँ पे रश होता है वहाँ पे भी अवॉइड करता हूँ कि वहाँ पे ना जाऊँ। तो कोशिश यही होती है, क्योंकि घर के जो सामान, सारी चीज़ें लानी पड़ती हैं, मजबूरी है इंसान की, क्योंकि रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम होते हैं, तो अवॉइड करता हूँ, कोशिश यही करता हूँ कि अवॉइड हो जाए। अच्छा अजहर शाह, आपने इस्लामिक एक वेबसाइट का जिक्र किया है, मुझे उसके बारे में बताएंगे कि वहाँ पे क्या प्रैक्टिस की जाती है या नात खानी होती है, सब मिल के नाते पढ़ते हैं, क्या क्यों ये तैयारी करवाई जाती है, टीचर वहाँ पे मौजूद है? बिल्कुल, 2 वेबसाइट्स हैं, एक इंडिविजुअली है मेरी जहाँ पे मैं सिखाता हूँ जी, वहाँ पे। अच्छा, आप सिखा रहे हो? हाँ जी। व्हाट्सएप भी यूज़ होता है इसमें, व्हाट्सएप भी है, फेसबुक भी है, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। और एक है जिसमें इस्लामिक यानी कि कवाली लाइव बैठ के जो है ना, अपने व्यूवर्स को जो ऑनलाइन लाइव चल रहा होता है उस पे जाके जो है हमदोनात, सना खानी जो है वो लोगों को। कितने लोग हैं वहाँ पे? वहाँ पे तकरीबन 60,000 है वहाँ पे, 60 के। हाँ जी, जबरदस्त। तो बस ऐसे ही है, चल रहा है। अकेले उस्ताद है वहाँ पे? नहीं, और भी है। अच्छा, और भी है। मैंने कहा 60,000 स्टूडेंट्स को कैसे सिखा रहे होंगे? नहीं, वो बस ऐसे ही है, चल रहा है। 60,000 स्टूडेंट तो नहीं है, लेकिन लाइक्स इतने फैंस जितने सुन रहे होते हैं जो आप कर रहे होते हैं, और जो सीख रहे हैं उनकी तादाद कितनी? सीख रहे हैं जो उनमें से 40-50 हैं तकरीबन। जबरदस्त, ठीक है। जो ऑलरेडी गा भी रहे हैं, कुछ नात खानी भी कर रहे हैं। हम पिछले दिनों 3-4 जो है ना मेरे स्टूडेंट्स की आई थी, कलाम आए थे रमज़ान में। अच्छा, क्या बात। हाँ जी, उन्होंने स्टूडियो किए हैं, अच्छे कलाम किए हैं माशाल्लाह। तो ऐसे ही ये सिलसिला चल रहा है, तो मैंने भी किया था रमज़ान में जी। तो बस कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा करें। तो मैं यही, मतलब जो नए आते हैं, जो नए कलाम पढ़ते हैं, जो नए मतलब स्टूडेंट, उनको यही कहता हूँ कि अच्छा पढ़ें। जिक्र ऐसा है कि इसको एक गुलदस्ता बना के पेश करें, अच्छा सुर लगाएं, अच्छा काम करें, ताकि आपकी कबूलियत भी हो और सुनने वाले भी हों। बेशक, आमीन। और अजहर, अगर कलाम की बात हो रही तो कुछ आपका कलाम भी सुन लेते हैं? ज़रूर जी। ऐसी अता देखी नहीं, ऐसा करम देखा नहीं, ऐसा करम देखा नहीं, ऐसी अता देखी नहीं, ऐसी अता देखी नहीं। मुझ पे करम करते गए, मुझ पे करम करते गए, मेरी खता देखी नहीं, ऐसा करम देखा नहीं, ऐसी अता देखी नहीं, आलम तेरा वजूद कुरान है, सीरत तेरी
तेरी, कुरान है सूरत तेरी, सरता कदम हुस्ने खुदा, सरता कदम हुस्ने खुदा, ऐसी अदा देखी नहीं, ऐसा करम देखा नहीं, ऐसी अदा देखी नहीं, ऐसा करम देखा नहीं। जो कुछ मिला तुझसे मिला, तेरे सिवा कुछ ना मिला, तेरे सिवा कुछ ना मिला। हस्ती कोई या मुस्तफा, हस्ती कोई या मुस्तफा, तेरे सिवा देखी नहीं, ऐसा करम देखा नहीं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। इस कलाम के बारे में कुछ बताएंगे अजर आप हमें? ये कलाम शहजाद भाई हैं, उन्होंने लिखा था और इसकी कंपोजिशन मेरे उस्ताद जी हैं, उस्ताद आरिफ फिरोज साहब, उन्होंने की थी और मैंने इसको पढ़ा था। मैंने कहा उस्ताद जी इजाज़त दें, तो बड़ी खूबसूरत चीज़ है। इसको मैंने कवाली भी बनाया और फिर नात खानी के तौर पर भी मैंने इसको इस्तेमाल किया। तो ये जहाँ अभी इसमें कुछ चीज़ें हैं मैंने जो स्टूडियो में नहीं ऐड की, लेकिन अगर लाइव हो तो मैं बड़ी चीज़ें इसमें ऐड करूँ आप सरकार की शान में। क्या बात है। तो ये कवाली भी है और नात। चलिए हम आपसे सुन भी लेंगे वो जो आप ऐड करना चाह रहे हैं ना। अभी हम थोड़ी देर बाद जब प्रोफेसर साहब से बात करेंगे, उसके बाद जब आपकी तरफ आएंगे तो आप उसमें ऐड कर लीजिएगा। मैं चाहूंगी कि आप ऐड करेंगे, हमें मौका जरूर मिले और ताकि हम वो ऐड भी करें। प्रोफेसर साहब की तरफ वापस आते हैं, आप बात कर रहे थे हीरोज़ की। क्या हम दूसरों के हीरोज़ को लेके उन पर डिस्कशन करते हैं? मुझे आइडिया हो रहा है कि आप जो आजकल हमारे टीवी पे या सोशल मीडिया पे बार बार जिक्र किया जा रहा है, चाहे वो तुर्की हो या दूसरे ममालिक हो, तो आप जैसे आपने जिक्र किया, मैं एग्री करती हूँ आपकी बात से, इलामा इकबाल जी हो या कोई भी हमारा हीरो का दिन हो तो हमें नहीं पता चलता। इवन कि कल या परसों हम एक और हमारे जो टिप्पू सुल्तान है उनकी यौम वफ़ात, उनका शहादत का दिन था, तो उस पर भी हमने कोई जिक्र नहीं किया। ना हमने सोशल मीडिया पे लोगों को देखा बात करते, ना हमने किसी को व्हाट्सएप स्टेटस लगाते देखा। तो इसमें जो चीज़ है, इसमें तो अब पेरेंट्स का कोई रोल नहीं है ना, जिम्मेदारियाँ हैं। स्कूल में जो पढ़ाया जाएगा बच्चे वही रीड करेंगे। तो आपको लगता है कि हमारे जो निसाब है या जो हमारा कोर्स डिज़ाइन किया जाता है, जो डिज़ाइन करने वाले हैं वो ऐसी चीज़ें इसमें ऐड कर दे ताकि ना बच्चे ना चाहते हुए उनको आइडिया हो जाए अपने हीरोज़ का, अपनी हिस्ट्री का? देखिए, पहली बात तो इसके अंदर एक चीज़ मैं लाजमी ऐड करना चाहूँगा कि जो आपने बात की कि एजुकेशन जो निसाब सेट करते हैं, अभी पिछले दिनों में भी एक बीइंग अ मुस्लिम, ये मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि हम सब मुसलमानों का ईमान हतम नबूवत के ऊपर है। लेकिन क्या हुआ, मुतालिया पाकिस्तान के अंदर पिछले दिनों में एक टीवी चैनल ने भी खबर चलाई। मुझे अफसोस हुआ कि सबको ये चीज़ चलानी चाहिए थी, सिर्फ एक या दो ने अपना फ़र्ज समझा कि मुतालिया पाकिस्तान जो 9वीं जमात की है, जो 9th क्लास को गुजरांवाला बोर्ड में पढ़ाई जा रही है, उसके अंदर जो एक वर्ड इस्तेमाल हुआ था पहले बुक्स में कि आखिरी नबी मानना ये जरूरी है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो आखिरी नबी के को हटाकर उसके अंदर उसवा हसना को शामिल कर दिया गया। आखिरी नबी खत्म नबूवत के ये मामला बहुत संजीदा है, इसको लेना चाहिए। तो निसाब सेट करते हैं, मुझे लगता है कि ये शायद ये बैरूनी एजेंडे के ऊपर कुछ लोग हैं ऐसे जो खेल रहे हैं। दूसरी चीज के अंदर मैं ऐड करना चाहूँ, हमारे स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर अप्रैल फूल डे मनाया जाता है, येलो डे स्कूल्स में मनाया जा रहा है, फ्रूट डे मनाया जा रहा है, फलां डे मनाया जा रहा है। उस दिन स्कूल ओपन होता है, ठीक है, वो बड़े अच्छे तरीके से सब वाइट ड्रेस में आ रहे हैं, लड़के हैं लड़कियां येलो में आ रहे हैं, कॉलेजेस में ये मनाया जा रहा है। और इवन के ये कि हम हिंदू कल्चर प्रमोट कर रहे हैं, कोई ऐसे भी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, सुनने में आता है यहां पर होली मनाई जाती है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज लेवल पे रक्षाबंधन टाइप बनाया जाता है। उस दिन कॉलेज ओपन होते हैं। जब दिन आता है कायद का,
जब दिन आता है इकबाल का, या तो वो छुट्टी उस दिन दे दी जाती है हुकूमती लेवल पे, बच्चे को पता ही नहीं चलता, और अगर स्कूल ऑन होते हैं, कॉलेजेस ऑन होते हैं, तो नॉर्मल रूटीन में चलते हैं, या थोड़े से कोई सेमिनार नहीं होता, अगर हो तो या तो पूरी यूनिवर्सिटी जिसकी तादाद 5000 है, कॉलेज जिसकी तादाद 4000 है, उसके अंदर डिबेटिंग सोसाइटीज होती हैं, थोड़ा सा 50 की तादाद 100 की तादाद जाके वो कर लेती है, पता ही नहीं होता। आप देखें अगर एक त्यौहार मनाया जा रहा है, पूरा यूनिवर्सिटी उसमें शामिल होगी, पूरा कॉलेज शामिल होगा, लेकिन अगर ये इस तरह है, और इसके अंदर मीडिया, टीवी एक टीचर का किरदार भी अदा करता है। ठीक है, बच्चा वही सीखेगा। आजकल टीवी चैनल्स पे कई मॉर्निंग शोज हैं, जैसे ये हो रहा है, इसके अंदर एक एजुकेशन को दिखाया जा रहा है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू बताया जा रहा है। कई मॉर्निंग शोज ऐसे हैं, उसके अंदर क्या दिखाया जाता है, कई ऐसे हीरोज हैं, हीरोइंस हैं जिनकी शादियां हो गई हैं, उनको 10 दफा दोबारा शादी करवाई जा रही है, मेहंदियां टीवी के ऊपर दोबारा हो रही हैं। दूसरी तरफ वो लड़कियां हैं, वो घर में बैठी एहसास कमतरी का शिकार होती हैं, उनके बाल सफेद हो जाते हैं, एक शादी नहीं उनकी हो रही, बाप उनका जहेज नहीं ला के दे सकता। और दूसरी तरफ क्या है कि मैं नाम नहीं लूंगा, एक दफा शादी की गई, महीने 2-3 के बाद फिर से उनकी शादी की जा रही है, शादी की वीडियो चलाई जा रही है, उनके 4-4 5-5 बच्चे हो गए हैं। ये देखें इस चीज के ऊपर मीडिया क्या किरदार अदा कर रहा है। कुछ मीडिया की बात करते हैं, आई एग्री, हो रहा था मॉर्निंग शोज में, लेकिन वो अब होना बंद हो गया। दूसरी बात ये कि जब आप जिस चीज को पसंद करेंगे ना, मीडिया वही दिखाएगा। अब अगर डिमांड आई जा रही है कि अगर मेरा शो है, या आप जैसे आप जिक्र करें, बहुत से ऐसे शोज है जिसमें इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दी जाती है, बहुत से मॉर्निंग शोज ऐसे हैं, उनको कम पसंद किया जाएगा। इसका मतलब हमारी बस चॉइस हो गई ना चीजें चेंज करने की। जब हम उस चीज को रिजेक्ट करेंगे तो मीडिया भी कभी वो नहीं दिखाएगा। मीडिया भी वही चीज दिखाता है जिसको हम पसंद कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं शायद हम यूज्ड टू हो गए इन चीजों के। देखिए हमने जिस तरह इकबाल का भी शेर है, या इस तरह के मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे, लेकिन हम फिर भी दौड़ दौड़ कर, कोई तहजीब है, कोई सकाफत है, कोई ड्रेसिंग है, कोई लैंग्वेज है, हर चीज के पीछे हम मगरिब के पीछे भागते हैं। और मगरिब क्या कर रहा है, देखें अब ये जो इस्लाम मजहब है, सबसे ज्यादा तादाद लोगों की वो है, एक मजहब इस्लाम की तरफ वो आ रहे हैं, वो हमारी तरफ आ रहे हैं, और हम उनकी तरफ से चीजें ले रहे हैं, और वो कुरान को सामने रखते हैं। और हम क्या देखें, पहली चीज हजरत उमर के दौर में होता था कि जो इंसान कमा नहीं सकता था, हजरत उमर के दौर में उसको वजीफा मिलता था। बाहर के मुल्कों में ये है। एजुकेशन के ऊपर हमारे अपने मेरे रिलेटिव्स है, वो कहते हैं कि एजुकेशन में हमें सपोर्ट करते हैं वो मुल्क। जॉब किसी के पास नहीं, उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है। वो इस्लाम को अपना रहे हैं और हम इस्लाम से दूर भागते हुए जा रहे हैं। हम उनको फॉलो कर रहे हैं, अंधाधुंध उनकी पैरवी करते जा रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि मगरिब की तरफ हम जा रहे हैं तो हम जवाल की तरफ जा रहे हैं, हम डूबेंगे। तो हमें बीइंग अ मुस्लिम अपने आप को सबसे पहले मुसलमान होने के नाते पहचानना चाहिए। और ये वाकई हम गलत को प्रमोट कर रहे हैं, चीजों को हम खुद गलत देखना चाहते हैं। अब कई हमारे ड्रामों में क्या चल रहा है, अब हमारी ब्रेन वॉश किया जा रहा है। अब कई ड्रामों में ऐसे हैं, हमारा इस्लाम सिखाता है कि औरत को कि इद्दत क्या होती है। कई ड्रामे ऐसे हैं उसके अंदर वो उसका मजाक उड़ाया जाता है कि भाड़ में जाती है इद्दत विद्दत। कई ड्रामे ऐसे हैं वो कहती है कि मैं क्यों 4 दीवारी में रहूं, हमारा इस्लाम बीबी सिखा रहा है 4 दीवारी में रहना, वो इसके ऊपर तनकीद की जा रही है। तो हमारी लड़कियां, हमारे लड़के क्या करेंगे। अब तुर्की की मिसाल, एक ड्रामा आजकल स्टार्ट हुआ है, मैं उसकी हिमायत करूंगा, काफी अच्छा वो ड्रामा हमारे नौजवानों के अंदर जहाद की रूह को तरपा रहा है कि जब हमें इंतजार करना चाहिए। गज़वा हिंद तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशनगोई की थी, हजूर ने कहा था कि गज़वा हिंद होगी जिसमें फातेह मुसलमान होंगे। वो गज़वा हिंद के बारे में, मुसलमानों को जहाद के बारे में उकसा रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, हमारे ड्रामों के अंदर घरों से भागना सिखाया जा रहा है। हमारे ड्रामों के अंदर क्या किया जा रहा है, बच्चों को परवरिश इस तरह की जा रही है कि मुआशरे में जाके कल को वो अपने आप में बदनामी का बायस बनेंगे। तो मीडिया को भी किरदार अपना इस चीज के बारे में अदा करना चाहिए। देखिए हमारा क्या है कि हमने क्या किया है कि हम महंगे लिबास पहन के बैठे हैं, महंगी घड़ियां हमने पहनी हुई हैं, गाड़ियों में चल फिर रहे हैं। हमने ऐसा क्या तीर मार दी है कि बाहर जो गुब्बारे लगा के खड़ा हुआ है उसने अल्लाह का क्या बिगाड़ा है। तो इस चीज को देखना चाहिए कि हमें नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए, इस्लाम को अपनाना चाहिए, पाकिस्तान को देखना चाहिए कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था। तो जब हम ये समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी जो तरजीहात हैं, हमारी प्रायोरिटीज हैं, वो बदल जाएंगी और इंशाल्लाह उम्मीद की किरण इधर से निकलेगी इंशाल्लाह। ठीक है प्रोफेसर साहब, जैसे आपने जिक्र किया है कि तरजीहात चेंज हो जाएंगी, प्रायोरिटी हमारी चेंज हो जाएंगी, जो कि पहले ऑलरेडी बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। तो आपको लग रहा है कोरोना वायरस आने के बाद जब से लोग घरों में मसूर हुए हैं, घरों में रह गए हैं,
पेरेंट्स और बच्चों में टाइम ज़्यादा मिलना शुरू हो गया, फादर भी घर पे चूँकि मौजूद है, अगर काम कर रहे हैं तो ऑनलाइन घर में बैठ के ही काम कर रहे हैं, तो अब ये जो प्रायोरिटी है वो चेंज होने वाली है। देखें, अब एक इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लें, मीम्स बन रही हैं या कोई फ़नी क्लिप्स आ रहे हैं। एक छोटा फ़नी क्लिप आया, शायद आपकी नज़र से भी गुजरा हो, कि माँ बैठी है, बाप बैठा है, 2 बच्चे बैठे हुए हैं। बेटा कहता है कि माँ ये कौन आदमी है जो 1-2-3 हफ्ते हो गए हैं घर से जा ही नहीं रहा। यानी वो बच्चों को क्या सिखाया जाए, बच्चों को बाप का ही नहीं पता होता। और वाकई ये एक मजाक की हद नहीं है। कई ऐसी वर्किंग वुमेन है जो सुबह घर से निकल जाती हैं, रात को आ जाती हैं वापस, बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में ठूंस दिया हुआ है। बाप ऐसे हैं, या तो वो बच्चा जब सोया होता है वो काम पे निकल जाता है, जब बच्चा रात को आके सो जाता है तो बाप उसके बाद वापस आ जाता है। अब ये क्वारंटाइन जो हुआ है, कोरोना आया है, ये अजाब तो है ही अल्लाह का, ठीक है, लेकिन एक तरह से ये रहमत भी समझ लें कि हमें ऐसे मैंने लोग देखे हैं जो नमाजों की तरफ लग गए हैं। फ्री टाइम नहीं है, नमाज पढ़ लो, ठीक है। ऐसे देखे हैं कि बाप को बच्चे के साथ टाइम गुजारने का मौका मिला है, माँ को बच्चों के साथ टाइम गुजारने का मौका मिला है। बच्चे को पता चला है कि मेरे बाप की शख्सियत ऐसी है, मेरा बाप ऐसा है, मेरी मदर ऐसी है, मेरे बहन भाई ऐसे हैं। बहन भाइयों को आपस में बैठने का मौका मिला है, तो ये एक दूसरे को जानने का मौका मिला है। वो मौका जो बचपन में मिलना चाहिए था बच्चे को, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाप के साथ वक्त गुजारे, माँ के साथ गुजारे, अब आके वो वक्त गुजारने का मौका मिल रहा है। इसके ये ग्रूमिंग काफी ज्यादा बच्चों की होगी और ये एक अच्छी चीज लेके आया। ये एक अच्छी चीज लेके आया, जैसे कि आपने जिक्र किया, ये एक आजमाइश है अल्लाह की तरफ से, और आजमाइश कुछ वक्त ही रहेगी, ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। हम कम बैक करेंगे, बड़े अच्छे से कम बैक करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के साथ, इस्लाम के साथ, तब हम कम बैक करेंगे। कुछ लोगों ने बहुत रहमदिली उनमें आई, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आया। अल्लाह करे ये पॉजिटिव चेंज बाद में भी रहे, और हमें दोबारा मौका जो मिला इस आजमाइश के बाद वो रमज़ान का मिल गया, जिसमें हमारी वैसे ही तरबियत की जाती है, हमें वैसे ही सिखाया जाता है, वैसे ही हमारी ट्रेनिंग की जाती है कि किस तरह से आपने पूरा साल, जो 11 मंथ है, वो जो 11 महीने हैं, वो किस तरह से आपने गुजारने हैं। इस बारे में भी हम साथ साथ बात करेंगे, क्योंकि रमज़ान शरीफ भी है, रमज़ान शरीफ को भी लेकर साथ साथ जिक्र होता रहेगा। तो अजर से बात करेंगे। अजर, इस रमज़ान शरीफ में कोई कलाम लिखा आपने? हाँ जी, इस रमज़ान में मैंने कलाम रिकॉर्ड भी करवाया। अच्छा, ज़बरदस्त। और लिखा भी है, और जो रिकॉर्ड करवाया वो तो मैं आपको इसके बाद ज़रूर। और जो अभी लिखा खुद भी लिखता हूँ, दोस्त भी हैं वो भी लिखते हैं। अच्छा। और मतलब जैसे उनसे गाइडेंस भी ले लेते हैं, फिर उनको बता भी देते हैं कि भाई ये लफ्ज़ हैं, इन पे थोड़ा लिखें, तो जो बताते हैं फिर उनको भी बता देते हैं, तो मिल के ही काम होता है, टीम वर्क के साथ ही। तो अभी जो मैं आपको एक चीज़ 2 अशार सुनाता हूं। ज़रूर। तो उसके हैं, तेरी तौसीफ़ कैसे करूं मैं रकम, आमिना के पिसर तेरी क्या बात है। क्या बात। तेरी तौसीफ़ सारा कुरान तेरी तौसीफ़, सारा कुरान तेरी तौसीफ़, हाँ सारा कुरान तेरी तौसीफ़, सारा कुरान सैयदा ताहिरा मुताहिरा सिद्दीका कुबरा मासूमा मुअज़्ज़मा पाक आमिना गोद में लेकर और कहने लगी तेरी तौसीफ़, हाँ सारा कुरान तेरी तौसीफ़, कैसे करूँ मैं रकम तेरी तौसीफ़, कैसे करूँ मैं रकम, आमिना के पिसर तेरी क्या बात है, तेरी तौसीफ़ कैसे करूँ मैं रकम, आमिना के पिसर तेरी क्या बात है। अगला शेर, तेरी तौसीफ़ कैसे करूँ मैं रकम, आमिना के पिसर तेरी क्या बात है, तेरी सूरत पे आशिक खुदा हो गया, तेरी सूरत पे आशिक खुदा हो गया, हुस्न के ताजवर तेरी क्या बात है, तेरी सूरत पे आशिक खुदा हो गया।
अब रब ने जब आलिम पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार को बनाया ना, तख्लीक की, तो क्या किया, अल्लाह पाक क्या फरमा रहे हैं, हुस्न का जब सरापा मुकम्मल हुआ, अपने फन पे मुसव्वर को रश्क आ गया, कह उठा खुद खुदा ऐ मेरे मुस्तफ़ा, कह उठा खुद खुदा ऐ मेरे मुस्तफ़ा, मैं तो मैं हूँ मगर तेरी क्या बात है, कह उठा खुद खुदा ऐ मेरे मुस्तफ़ा, मैं तो मैं हूँ मगर तेरी क्या बात है, तेरी तौसीफ कैसे करूँ मैं रकम। क्या बात है, सुभान अल्लाह जर, क्या बात है, इतना खूबसूरत कलाम और इतनी खूबसूरत अंदाज में आपने इसको पढ़ा है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने आपको ये अजर दिया है, ये आपका नाम भी अजर है और आपको ये अजर भी मिल रहा है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। वापस आते हैं जी प्रोफेसर साहब की तरफ, आप जिक्र कर रहे थे मीडिया का रोल भी होना चाहिए एज अ टीचर, और अगर आप बात करें जो टीचर हैं उनका क्या रोल होना चाहिए, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं आज के टीचर की, तो वो क्या होंगी? सबसे पहले सबकी ट्रेनिंग एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो होनी चाहिए। अगर एक टीचर अपने जहन में इस एक ही बात रख ले, हाँ जी, कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे मुअल्लम बनाकर भेजा गया है, टीचर सिखाने वाला बनाकर भेजा गया है। अगर आज का टीचर, बेशक वो किसी स्कूल का टीचर है, वो किसी कॉलेज का है, यूनिवर्सिटी का है, अगर अपने जहन में ये रख ले कि मेरा जो रुतबा है, मेरा जो प्रोफेशन है वो नबी का पेशा है, तो फिर ही उसको एक अच्छे तरीके से मुआशरे को ठीक करना आएगा। तब वो सिर्फ पढ़ाएगा नहीं, वो सिखाएगा भी, वो अगले बंदे को इंस्पायर भी करेगा, मुतासिर करेगा कि अगला बच्चा सिर्फ स्कूल में या कॉलेज में पढ़ने नहीं आएगा, वो कुछ सीखने आएगा। जैसे आजकल दौड़ लगी हुई है डिग्रीज की, तो डिग्रियों के पीछे वो नहीं भागेगा। देखिए, कौम की तरबियत होगी अगर टीचर ट्रेनिंग हो, पेरेंट्स ट्रेनिंग हो। देखिए, एक ट्रायंगल है, एक बच्चा सिर्फ अकेला कुछ नहीं कर सकता, टीचर कुछ नहीं कर सकता, या पेरेंट्स भी कुछ नहीं कर सकते, ये ट्रायंगल है। जैसे कॉम्बो है ना, अगर आप जाएं तो वो आपको जिंगर के साथ फ्राइज नहीं होंगे, या तक कोक नहीं होगी, तीनों चीजें नहीं होंगी, चारों नहीं होंगी, तो एक मजा नहीं आएगा, एक चीज नहीं होगी। तो तीनों चीजें का इकट्ठा होना, साथ होना जरूरी है। टीचर्स की ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, उनको अपना पेशा समझना चाहिए। अब यहाँ पर देखा जाए कि गवर्नमेंट के टीचर्स हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को उस तरह समझते ही नहीं है, वो तो सिर्फ और सिर्फ सैलरीज लेने चले जाते हैं, इस तरह लेने काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट टीचर भी नो डाउट कर रहे हैं, लेकिन उतनी परसेंटेज काम नहीं कर रही जितना उसको करना चाहिए। अच्छा, आपने ना प्रोफेसर साहब, सॉरी टू कट यू, आपने जिक्र किया पेरेंट्स ट्रेनिंग का भी किया है, बच्चे पे काम करने के लिए भी कहा, दूसरा आपने टीचर ट्रेनिंग भी कहा। मैं पहले टीचर ट्रेनिंग पे बात करूंगी कि टीचर ट्रेनिंग किस तरह से होनी चाहिए और ट्रेनिंग में क्या ऐसी चीजें हैं। हम जब किसी को ट्रेन करते हैं तो हमें फोकस किया जाता है ना कि मुझे इस ट्रेनिंग में इसके बिहेवियर पे काम करना है, इसके एटीट्यूड पे काम करना है, इसकी प्रेजेंटेशन पे काम करना है, इसकी स्टडी पे काम करना है, कुछ चीजें हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। तो टीचर ट्रेनिंग जब की जाएगी, जब टीचर को हायर किया जाएगा तब ट्रेनिंग की जाएगी, तो उस ट्रेनिंग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो आज की टीचर को जिसकी जरूरत है? पहले एक थोड़ी सी फनी बात हो जाएगी, अगर आप दूसरे मुल्कों की मिसाल लें, उनकी ट्रेनिंग कैसी होती है टीचर्स की। कई स्कूल आप ऐसे देखते हैं कि जब एक बच्चों की बस आती है, एक वैन आती है, तो कुछ टीचर्स या वहाँ का प्रिंसिपल या कोई एक खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ क्लास के बाहर या स्कूल के बाहर खड़े होकर बच्चों को वेलकम करते हैं। बच्चों को एक टीचर अपनी क्लास में साथ लेके जाती है। हमारे स्कूल्स में क्या होता है, एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला बाहर गार्ड खड़ा होता है, इतनी लंबी गन पकड़े, तो बच्चे का वहीं से आते हैं, आधी नींद में बच्चा होता है, बच्चा वैसे ही सहम जाता है। एक जो स्कूल्स लेवल के हैं वहां पर टीचर्स की ट्रेनिंग इस तरह होनी चाहिए कि हम उनको देखें, हम बुरी चीज तो सीख लेते हैं, अच्छी चीज भी सीखें। बच्चे को सुबह सुबह वेलकम किया जाए, एक चेहरे पे मुस्कुराहट लेके, दिन का आगाज अगर मुस्कुराहट के साथ होगा तो एक अच्छे तरीके से बच्चा वहीं से एक हुस्न इखलाक सीखेगा, बच्चा दूसरों के साथ बर्ताव सीखेगा। नंबर 1, छोटे लेवल पर ट्रेनिंग, तो थोड़ा सा इस चीज को इंप्लीमेंट हमारे स्कूल्स में करना चाहिए। दूसरी बड़ी अच्छी चीज है, बच्चा दिन का आगाज अच्छी तरीके से करता है। तो इसके साथ एक जो हमारी टाइमिंग है, हमने क्या किया, बच्चों के वजन आपने बैग्स का देखा, बच्चे का वजन अगर 15-20 किलो छोटे बच्चे का, तो होमवर्क कॉपीज मिला के, क्लास वर्क मिला के बच्चे के बैग का वजन उसके वजन के बराबर हो गया होता है। बच्चे की वहीं से ग्रूमिंग नहीं होती, नशोनमा नहीं हो पाती। ये ट्रेनिंग की जाए टीचर्स की कि एक रट्टा सिस्टम को खत्म किया जाए। बाहर के मुल्क में क्या है, हम क्या करते हैं जी, टीचर ने क्वेश्चन लिखा, बच्चे ने वही क्लास वर्क कॉपी पे लिखा, अब यही बच्चे ने जाके घर होमवर्क कॉपी पे लिखना है, बच्चे ने वही याद करना है, अगले दिन वही आके बच्चे ने टेस्ट करना है। एक चीज बच्चे को वही रट्टा सिस्टम किया जाता है। और
पेरेंट्स की ट्रेनिंग भी इसके अंदर होनी चाहिए। पेरेंट्स क्या फोकस करते हैं, फला स्कूल मयार क्या सेट करते हैं, फला स्कूल में कॉपी कितनी भरते हैं, ये मयार रख लिया, ये स्कूल बड़ा अच्छा है, फला स्कूल तो कुछ कॉपी भर के नहीं आता। बच्चे को देखो तो सही, साथ वाले के देख के उसने लिख लिया रट्टा मार के। फिर क्या देखते हैं, फला स्कूल में सख्ती बहुत ज्यादा है, ये मयार सेट कर लिया, वहां पर सख्ती बहुत है, बच्चे को मैंने वहां भी एडमिशन लेके जाना है। बच्चे के ऊपर जो मेंटली टॉर्चर हो रहा है, बच्चे वो पेरेंट्स वो नहीं देख रहे। टीचर्स को ट्रेनिंग, मार नहीं प्यार का सिस्टम जो गवर्नमेंट स्कूल्स में चला था, प्राइवेट स्कूल्स में भी एक लेके चलना चाहिए। मार से हम शेर को तो सिखा सकते हैं कि वो उसको चाबुक मारा, वो डर के एक चेयर के ऊपर छलांग मारकर बैठना सीख गया। गोल दायरे में आग लगी है, शेर चाबुक के डर से उसमें से छलांग मारना सीख लेता है। लेकिन उसको एक मूवी का बड़ा अच्छा डायलॉग था, उसको हम वेल ट्रेन्ड कहेंगे, वेल एजुकेटेड नहीं कहेंगे। हमारे बच्चे वेल ट्रेन्ड तो हो रहे हैं, वेल एजुकेटेड नहीं हो रहे। माँ बाप बच्चे को बचपन से ही सिखा देते हैं, बेटा अच्छा पढ़ोगे अच्छी नौकरी मिलेगी, उसको हम 9 to 5 की नौकरी के अंदर बांध देते हैं। दूसरे मुल्कों में क्या होता है, टीचर्स की ये ट्रेनिंग लाजमी होनी चाहिए। एक बच्चे को वो बचपन से पहचान लेते हैं, ये बच्चे का इंटरेस्ट डॉक्टर फील्ड में है, ये बच्चे का इंटरेस्ट इंजीनियरिंग फील्ड में है, ये बच्चे का इंटरेस्ट सिंगिंग में है, किसमें है। आपने बार बार जिक्र किया कि बाहर के ममालिक में जो एजुकेशन सिस्टम है उनकी ये चीजें हैं, तो हमारे यहाँ भी उस लेवल के स्कूल्स बन चुके हैं अंग्रेजी के हिसाब से। अगर आप जिक्र करें कि जहाँ भी ज्यादा अच्छी अंग्रेजी बोली जाती है, यहाँ अंग्रेजी सिस्टम गोरों का सिस्टम जहाँ पे, वहाँ पे बहुत ज्यादा पाकिस्तान में भी मौजूद है, जिसपे बड़े एलीट क्लास के बच्चे पढ़ते हैं और एक गोरा ही बन के वहां से वापस आता है। तो वो तो हमने अडॉप्ट किया, उसके बावजूद हम तरबियत ना कर पाए। ये देखिए मसला ही यहां से शुरू होता है जब हम कहते हैं कि हमारा बच्चा गोरा बन के बाहर आएगा, पाकिस्तानी बन के, हमारा अपना क्यों नहीं बन के बाहर आएगा। मैं कह रहा हूं कि हमें उनको देखकर कॉपी करना है, उसको लेकर चलना है, लेकिन उनको ही नहीं बिल्कुल कॉपी कर लेना, अपना एक सिस्टम लेके चलना है। हम उनको लेके कॉपी करते जाएंगे, हमारा अपना सिस्टम तो नीचे बैठ जाएगा, हमारा अपना सिस्टम तो धड़ाम से नीचे। तो कल को हम क्या होंगे, जैसे हर चीज के लिए हम एक छोटे से बटन से लेके हवाई जहाज तक हम बाहर के एक मकरूज बनते जा रहे हैं, वहां से लेके आते हैं, कल को हमारा एजुकेशन सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया, गोरा नहीं बनाना, उनको फॉलो करना है क्योंकि उन्होंने हमारे दीन को फॉलो कर रहे हैं। तो फिर ही हम इस चीज को सही तरह लेकर चलिए इस बारे में मजीद बात करेंगे। या वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मेरे साथ प्रोफेसर साहब मौजूद हैं और अजहर शाह मौजूद हैं। बातें भी चल रही हैं, साथ साथ कलाम भी सुना जा रहा है। और सहरी की अगर बात की जाए तो जब आप रोज़ा रखते हैं, सहरी में हमारी कोशिश होती है कुछ ऐसे मशरूबात का इस्तेमाल करें ताकि हमें प्यास कम लगे, क्योंकि रोज़े हैं गर्मियों के, तो इंसान थोड़ा निढाल हो जाता है, प्यास लगना शुरू हो जाती है। तो इसमें आप शरबत इलायची का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं, योगर्ट में दही में डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैवे के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। शरबत इलायचीन जो है वो खालिस जो इलायचियां हैं उनसे तैयार किया गया, इससे आपके मुंह में से खुशबू भी आती है, आपका गला भी साफ रहता है, और इसके अलावा जो तबीयत में भारीपन होता है ना, वो खत्म किया जा सकता है अगर शरबत इलायची का कहवा आप इस्तेमाल करें। हम जी बात कर रहे थे एजुकेशन सिस्टम पे, जिसमें प्रोफेसर साहब ने एक हाईलाइट किया था एक पॉइंट के एक मुताले पाकिस्तान की किताब में आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो ख़त्म करके बाकी चीज़ें ऐड की गई थी। उसके बाद जी कल वज़ीर तालीम जो है उनका भी बयान सामने आया कि जो पब्लिशर ने ये प्रिंट की थी हमने उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया है, और उसके अलावा जो बुक्स थी वो भी उन्होंने वो ले लिया, वहाँ से उठा लिया, और जो स्कूल्स में गई या बच्चों के पास मौजूद थी वो भी वापस करवा ली है। इसके अलावा प्रोफेसर साहब जिक्र कर रहे थे पेरेंट्स का, उनकी ट्रेनिंग का और टीचर ट्रेनिंग का, तो मैं वापस आऊंगी प्रोफेसर साहब की तरफ और बात करेंगे जी। अब आपने टीचर ट्रेनिंग की जो छोटी छोटी चीजें हैं अभी हाईलाइट की थी जो बड़ी अहम है, शायद इनको हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन प्रोफेसर साहब कहीं ना कहीं हमारे जो टीचर्स हैं वो भी प्रेशराइज होते हैं स्कूल सिस्टम की तरफ से या मालिकान की तरफ से कि जी हमने आपको ये सिलेबस दे दिया है, आपको इसको कंप्लीट करवाना है इतनी ड्यूरेशन में, क्योंकि हमारे बच्चों के ग्रेड्स अच्छे आएंगे तो हमारे स्कूल का नाम होगा।
ऑब्वियसली ये बात बिल्कुल ठीक है कि प्रेशराइज टीचर्स कुछ तबका है जो होता है। जैसे आजकल की आप एग्जांपल ले लें ऑनलाइन क्लासेस की, कि ऑनलाइन क्लासेस का अब टीचर्स को उन्होंने दे दिया कि आपने 3 महीने के अंदर अगर सेमेस्टर सिस्टम है या एनुअल सिस्टम है, आपने इतनी देर में अपना जो ये सिलेबस है उस चीज को कंप्लीट करना है। अब वो प्रेशराइज है। ऑनलाइन क्लासेस का जैसे अब किया जा रहा है, जो तालीम का जनाजा निकल रहा है वो सबके सामने है कि ऑनलाइन क्लासेस के दिन आए दिन नई वीडियोस आ रही हैं कि इसका सिर्फ मजाक उड़ाया जाता है उस क्लासेस का। कोई अगर 50% क्लासेस ठीक हो रही हैं तो 50% क्लासेस को अटेंडेंस एक मैटर करती है, अटेंडेंस बिल्कुल नहीं। अगर इसकी 2-3 एप्लीकेशंस हैं जो मुल्क के अंदर चल रही हैं ऑनलाइन क्लासेस की, तो अब उसके अंदर क्या है कि ऑनलाइन क्लासेस अगर मैं क्लास लेना चाहता हूं कि मेरे नाम की आईडी अगर कोई दूसरा ऑन करके बैठ जाएगा तो वहां पर वो शो हो रहा है, मतलब वो वहां पर अटेंड कर रहा है क्लास, लेकिन इससे ना तो एक कम्युनिकेशन डेवलप होती है, ना तो इस चीज का ये चीज होती है कि वो अपना सवाल सामने सही तरह रख सके। तो 50% काम ठीक हो रहा है ऑनलाइन क्लासेस का। 50% टीचर्स वो जानते हैं, जैसे अब मैं हूं, मेरा अगर ताल्लुक है एजुकेशन फील्ड से, तो हमारे सामने ये चीजें हैं कि टीचर्स को अब प्रेशराइज किया जाता है कहीं किसी तबके को कि आपने ये चीज को सिलेबस कंप्लीट करना है। वो जैसे तैसे करके इस चीज को, ठीक है बच्चों का इंटरनेट प्रॉब्लम है, अगर डजंट मैटर 9 to 12 क्लास होगी, बच्चा उस टाइम क्या कर रहा है, 9 to 12 क्लास होगी, उन्होंने क्लास अपनी लेके वाइंड अप दैट्स इट गो, बच्चे ने काम किया नहीं किया, उन्होंने व्हाट्सएप कर दिया, उन्होंने स्लाइड्स व्हाट्सएप कर दी, उसके अंदर शेयर कर दिया। तो मेरे हिसाब से एक ऑनलाइन सिस्टम ये जो चल रहा है ये कारआमद इतना नहीं है, ये ज्यादा देर तक इस चीज को नहीं लेकर चल सकते। ये कारआमद नहीं है, क्योंकि जब आप एक टीचर को जाके मिलते हैं, फेस टू फेस बैठते हैं, एक क्लास में बैठते हैं, एक क्लास का एनवायरनमेंट होता है, एक अपना मूड होता है जिसमें आप तालीम हासिल करने के लिए जा रहे हैं। प्रोफेसर साहब, लेकिन अभी तो मजबूरी हो गई थी ना कोरोना की वजह से, क्योंकि हम स्कूल्स में नहीं बुला सकते थे, तो किसी हद तक इसको कंपनसेट करने के लिए अगर देखा जाए तो काफी बेहतर नहीं है ये सूरत हाल है। देखें, एक इंग्लिश का फेमस प्रोवर्ब है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जी, कुछ होना ना होने से बेहतर है। ठीक है। तो जितना चल रहा है मजबूरी के अंदर, तो ये चीज ठीक है, वो चलनी चाहिए। तो जितनी देर ये चल रहा है, इसको थोड़े अरसे के लिए हम अगर कारआमद बनाए तो ठीक है, लेकिन अगर इसको लंबे अरसे तक, और ये ना हो कल को कि अगर इस चीज को हम देखें कि अगर ये वाकई 100% इंप्लीमेंट सही हो जाता, कारआमद हो जाता, तो कल को ये भी था कि जब कोरोना खत्म भी हो जाए तो कोई अगर हमें यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को या टीचर्स इस तरह अवेलेबल नहीं है, तो वो कल को भी ये तरीकाकार इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको वो अमली तौर पर कल को भी यूज करने के हक में होंगे। तो मेरे हिसाब से थोड़े वक्त के लिए ये कारआमद है, लेकिन लॉन्ग टर्म इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे। इस बारे में मजीद बात करेंगे, लेकिन अजर शाह भी हमारे साथ मौजूद है। तो अब अजर से मैं पूछूंगी, आप अपना पहले कोई कलाम सुनाएं, फिर उस कलाम के बारे में हम आपसे बात भी करेंगे। ठीक है, तो जी अभी हम आपका कलाम सुनेंगे, उसके बाद फिर उस कलाम के बारे में भी आपसे बात करेंगे। जिसकी खातिर बनाया ये सब सिलसिला, दोनों आलम का तू ही तो सुल्तान है। सोने तू यूं लख 24,000 दे विचों तू महबूब है मेरा। 1,24,000 दे विचों तू महबूब है मेरा। आदम तो ले ईसा ताई तेरा कावण सेरा। आदम तो ले ईसा ताई तेरा गावण सेरा। नूरी नारी खाकिया भी, नूरी नारी खाकिया भी, तेरे तो कुर्बान। सोने तू यूं जिदा सदका कुल जहां। सोने तू यूं मेरा सब कुछ तेरा सजना, मैं बातन तू जाहिर। मेरा सब कुछ तेरा सजना, मैं बातिन तू जाहिर। इस्म जिस्म सब नूरी तेरे, तू तैयब ताहिर। इस्म जिस्म सब नूरी तेरे, तू तैयब ताहिर। हर हर नक्श तेरे दे विचों, हर हर नक्श तेरे दे विचों मेरी दिसे जान। सोने तू यूं जिदा सदका कुल जहां। रब
खुद आप बना के तैनू रब खुद आप बना के तैनू लगा नारे लाउन सोने तू यो सोने तू यो जिदा सदका कुल जहां सोने तू यो जिदा सदका कुल जहां सोने तू यो। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम। Thank you. अदशाब, अब इस कलाम के बारे में आप हमें बताएंगे। ये कलाम बहुत ही मेरा फेवरेट कलाम है और इस कलाम में मैंने लाइव बहुत ज़्यादा जो है ना अप्रिसिएशन की है। क्या? मतलब इस कलाम में मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना दाद भी रसाई हुई थी उस्ताद से, अपने उस्ताद से। जी, जी। अच्छा, एक गान जो गाते हैं, चाहे वो नात पढ़ रहे हो या वो कलाम पढ़ रहे हो, तो जब उस्ताद की तरफ से एक दाद दी जाती है ना, उसका वो दिन क्या? जो है ना, वो जिस दिन वो दाद मिलती है वो ईद का दिन होता है। ईद का दिन होता है, क्या हमारे बात? लिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी बात है कि वो उस्ताद आपको दाद दे रहा है। ये कि हम जिसने सिखाया आपको वही कह रहा है कि क्या बात है, बहुत अच्छे। क्या बात है, सही तो हो गया। ये मेरे लिए वही ईद का दिन उसको है। नजर भी कहते हैं, कुछ पैसे शैसे भी मिल जाते। मेरे लिए वही नजर है सबसे। वही नजर है, ठीक हो गया। क्या बात है, क्योंकि अक्सर मैंने लोगों को देखा जब उस्ताद एक नजर दे रहे होते हैं ना, तो वो जी, जो जी। एक खुशी और एक्साइटमेंट जी, उनके बिल्कुल, चेहरों पे बिल्कुल, होती है ना, क्या बात है, क्या बात बिल्कुल है। ऐसे। प्रोफेसर साहब से बात करेंगे जनाब। प्रोफेसर साहब ने ट्रेनिंग की बात की थी जी, अब पेरेंट्स की ट्रेनिंग कैसे कर सकते हैं, पेरेंट्स काउंसलिंग कैसे की जा सकती है, क्या उनको भी क्लासेस देनी चाहिए, या जब आपका जो क्लास टीचर है अगर उसके साथ मीटिंग अच्छे से हो जाए, बजाय कि आप एक महीने के बाद करें, वीकली कर लें, तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पेरेंट्स की जो ट्रेनिंग है वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब एक देखें, पेरेंट्स, अब यहाँ पर हमारा मुआशरा, टिपिकल जो पाकिस्तानी माएँ हैं, उनका क्या होता है कि अगर उन्होंने जहन में बिठा लिया छोटे होते कि मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, तो वो उसको डॉक्टर ही बनाती है। ठीक है। बेशक वो मुआशरे में डॉक्टर सही तरह बन के सामने नहीं आता। बाप है, उसने सोच लिया कि मैं बैंक मैनेजर हूँ, मैं बैंक में काम करता हूँ, मेरा बेटा भी बैंक में काम करेगा, या मैं फलां कोई काम करता हूं, मेरा बेटा भी वही करेगा। बच्चे की सलाहियतों को फोकस नहीं किया जाता। जो दूसरे कई मुल्क हैं जो बच्चे की सलाहियतों पर फोकस करते हैं, वो पेरेंट्स को बताते हैं कि आपके बच्चे का रुझान इस तरफ है। इट डजंट मैटर। हमारे ऐसे हैं, कई प्रोफेशंस ऐसे हैं जिसको सही निगाह से नहीं देखा जाता। हमें तो 3 4 5 प्रोफेशंस ऐसे हैं जिनको चुन लिया, बस यही हमारे लिए प्रोफेशंस है। बाहर के लोग वो देखते हैं, वो पेरेंट्स को बताते हैं आपके बच्चे का जो दिमागी सलाहियत है वो ये इस चीज में है, वो तभी से उसको उसमें ट्रेन करना शुरू कर देते हैं और पेरेंट्स भी इस पर फोर्स नहीं करते। लेकिन यहाँ बच्चा कहता है जी मैंने ये पढ़ना, बच्चा क्या करता है 9th में रखता है बायो, इंटर के अंदर आके वो आईकॉम की तरफ चला जाता है, बीएस के अंदर जाके वो किसी और चीज में चला जाता है, बन के कुछ निकलता है, करना कुछ चाहता है, कल को कुछ करता है। तो इसको करियर काउंसलिंग नहीं करेंगे तो वो कहां से स्टार्ट होगी, घर से होगी या स्कूल से होगी? ये पहले पेरेंट्स के ऊपर होना चाहिए कि बच्चे की सलाहियत देखें कि बच्चा करता क्या चाहता है, बच्चे का रुझान किस साइड के ऊपर है। वो टेक्निकल डिपार्टमेंट में जाना चाहता है, प्लम्बर बनना चाहता है, वो गाड़ी ट्रक चलाना चाहते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इसके अंदर भी बड़ी चीज है। ट्रक चलाना चाहेंगे पढ़े लिखे लोग होंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। ट्रक के अब देखें, मुझे तो इस चीज के ऊपर आती है कि ट्रक के ऊपर लिखा होता है कि ये सब मेरी माँ की दुआ है, तो अब ये माँ ने दुआ की थी मेरा बेटा बड़ा होकर ट्रक चलाएगा। नहीं, इसके अंदर ये चीज नहीं होती कि बच्चे के अंदर सलाहियत ट्रक चलाने की या हो। हाँ, जब बच्चे को उसकी सलाहियत के मुताबिक काम करने को नहीं मिलता तो वो फिर ट्रक ही चलाता है, तो वो फिर लेकिन देखिए जी, इसको एडवांस अगर कहा जाए तो पायलट बन जाएगा ना वो पढ़ा लिखा। लेकिन इसके अंदर अब ये भी चीज लेकर चलेंगे कि अगर वो ट्रक की साइड पे उसका है, अब एक पाकिस्तानी है, वो एक अमीर तरीन एक बिजनेसमैन बन के बैठा है, तो वो क्या कर रहा है, उसने एक गाड़ी से शुरुआत की, अब वो गाड़ियों का बिजनेस कर रहा है। बेशक वो गाड़ियां खुद नहीं चलाता, दूसरे लोग चलाते हैं, उसका जहन गाड़ियों में था, उसने इस चीज को लेके चला। अब एक जरूरी नहीं कि बच्चे का जहन गाड़ियों में है तो वो कल को वो मैकेनिक नहीं सिर्फ बनेगा, वो कल को उसके अंदर जाके इंजीनियर भी बन सकता है, कल को वो नई गाड़ियां डेवलप कर सकता है। अब इंडिया के अंदर ऐसे, हमारे पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं कि जो नई से नई छोटी से छोटी गाड़ियां बना रहे हैं जो एक सोलर एनर्जी के जरिए चलती हैं। तो जरूरी नहीं कि अगर बच्चे का माँ अगर देखती, वो कहती कि मेरा बेटा तो मैकेनिक साइड पे जा रहा है, वो ये नहीं क्या सोचती कि कल को ये बच्चा जाके कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकता है। हमारे यहाँ पर 1100 में से 1050, 1080, 1090 ले लेते हैं बच्चे नंबर के, टोटल में से 10-20 नंबर कम है। तो क्या वो इस तरह के मर्ज की क्यों नहीं वैक्सीन लेके आ रहे? प्रोफेसर साहब, आपने जिक्र किया नंबर्स का, आपके कभी इतने नंबर्स आए थे? क्योंकि मेरे तो कभी नहीं आए थे और मेरे इर्द गिर्द के लोगों के भी कभी नहीं आए थे। ये जो इतने ज्यादा नंबर आ जाते हैं, ये कौन सा जादू और तवीज स्कूल्स में किए जाते हैं कि नंबर आ जाते हैं और जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं एंड यू गाइज आर जीरो? देखिए, जब तक मैं क्लास 8 तक स्टैंडर्ड 8 तक रहा,
को एजुकेशन में रहा और वहाँ पर एक तरह से चले कंपटीशन भी था। 8 क्लास तक मैं एक पोजीशन होल्डर स्टूडेंट रहा, आया करती थी। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। जैसे ही मैं एक कॉलेज लाइफ में गया, यूनिवर्सिटी लाइफ में गया, उसमें एक एवरेज मैं एक बच्चा बन गया। ये नहीं, एवरेज से मुराद ये नहीं 50% पे चला गया, मैं अपने आप को फिर भी 70-80 के अंदर, अपने आप को 60-70-80 के अंदर मेंटेन रखा। क्यों? उसके अंदर मुझे अपनी स्किल्स पे फोकस करने का मौका मिला। एक फेमस पर्सनालिटी जैक मा, अली बाबा कंपनी का है, उसने कहा कि आई टोल्ड माई सन नॉट टू बी इन टॉप 3, कि टॉप 3 में नहीं बेटा रहना, उसमें अगर रहोगे तो तुम सिर्फ एजुकेशन, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, किताबी कीड़ा बन जाओगे। मैंने कहा कि तुम एवरेज बच्चा रहो ताकि स्किल्स पे फोकस करने का मौका मिले। मैं 60-70-80% पे रहा अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं एक अदारा अपना एक चला रहा हूँ पंजाब एकेडमी के नाम से सियालकोट में। इसके अलावा काउंसलिंग बच्चों की जाती है, इसके अलावा मैं शोबिस से रिलेटेड हूँ, इसके अलावा मैं आर्टिकल्स लिखा करता हूँ वेबसाइट के ऊपर, मैं प्रोफेशनल होस्ट हूँ। मैं 4-5 काम लेके चल रहा हूँ। क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि मुझे एजुकेशन पे भी फोकस करने का मौका मिला, मुझे अपनी स्किल्स पे भी फोकस करने का मौका मिला। अगर मैं वही सिर्फ एजुकेशन में लगा रहा था, अब देखें 1100 में से 1090 लेने वाले नंबर बच्चे कहां जाते हैं? मुल्क के अंदर अब लाखों डॉक्टर्स मौजूद हैं, लाखों इंजीनियर्स मौजूद हैं, उसके अंदर से किसको जानते हैं? अब शहर लाहौर को ही देख ले, इसके अंदर लाखों डॉक्टर्स मौजूद होंगे। लाहौर के अंदर आंखों का ऑपरेशन करवाने चले जाए तो गिने चुने नाम हमारे मुंह के ऊपर होंगे कि फलां के पास चले जाओ। क्यों? वो अपनी फील्ड में लीडर्स हैं। लेकिन हमारे इतने टॉपर्स बच्चे, मुझे नहीं समझ आती कि कहां पर जाते हैं। क्या वो मुल्क छोड़ जाते हैं? जब भी इस तरह की वबा थी, कोरोना आ गया, जब भी कोई हमारे मुल्क पे मुईशत के ऊपर आता है, तो बच्चे टॉपर्स गायब हो जाते हैं, उनकी सलाहियतों का इस्तेमाल नहीं होता। आपने जिक्र किया स्किल्स पे काम करने के, क्योंकि आजकल कुछ 2-3 साल हो गए या 5 साल हो चुके हैं, तो अब हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हों या हमारे टीचर हजरात हों, तो उन्होंने बात करना शुरू कर दी स्किल्स पे कि जनाब आपकी सैलरी भी उतनी होती है और अगर कोई बंदा नहीं पढ़ा लिखा तो उसकी अगर स्किल्स अच्छी है तो उसकी भी उतनी होती है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपने स्कूल नहीं जाना हो। एक चीज़ क्लियर, इसका ये मतलब है कि आपने एजुकेशन के साथ स्किल्स भी सीखने हैं अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं। जब हमारे पास डिग्री आ जाती है, हमारी जो CGPA होता है वो इतना अच्छा खासा होता है, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप ज़ीरो हो जाते हैं, क्योंकि आपने अपनी बुक के अलावा कभी इधर उधर कुछ देखा ही नहीं होता, आपको प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में नहीं पता होता। तो प्रोफेसर साहब से पूछना चाहूँगी, जब प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे आपने जिक्र किया गायब हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, तो वो लोग, वो जो बच्चे हैं, कहीं ना कहीं उसमें हमारा कसूर है ना कि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने या पेरेंट्स ने उनको उस चीज़ पे लगा दिया कि भाई आपके बच्चे के नेबर्स में इतने नंबर है तो आपके थाउजेंड्स में क्यों नहीं आए। तो फिर बच्चा कैसे सीख पाएगा? और फिर एजुकेशन सिस्टम में भी 2 चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगी। यूनिवर्सिटीज़ में भी तो आपको प्रैक्टिकल काम ज़्यादा करवाना चाहिए, ना कि आप MBA करा रहे हैं या मैथ्स कॉम करा रहे हैं, पूरा थ्योरी पढ़ा दी और उसके बाद जाए जाके प्रैक्टिकल लाइफ में सीख लीजिएगा। अब देखें, मैं स्टार्ट करूंगा इसको छोटे लेवल से। कई ऐसे हमारे मेरे अपने शहर में भी कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जिन्होंने फ्लिप लर्निंग एक है, अगर आप उसको सर्च करें, एक बच्चे को दिखाया जाता है। अब एक बच्चा है, वो स्कूल में पढ़ रहा है A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। अब जब तक वो एप्पल को हाथ से पकड़ के नहीं देखेगा या एक चीज को, उसको नहीं पता चलेगा। कई मेरे अपने दोस्त एजुकेशन फील्ड में सियालकोट में है, वो फ्लिप लर्निंग के उन्होंने काम शुरू किया। उन्होंने एक चीज रखी, अगर सेब है तो सामने रखा, स्केलेटन है अगर तो सिर्फ उसको किताबों में नहीं दिखाया कि ढांचा ऐसे होता है। अगर वही बच्चा कल को डॉक्टर बनेगा तो वो अभी तक 1 साल 2 साल 3 साल, जब तक वो 9th स्टैंडर्ड में 9th क्लास में नहीं चला जाएगा तब तक उसको पता ही नहीं होगा। स्केलेटन वो पेपर में देखता रहेगा, कॉपी में देखता रहेगा, उसने हाथ से कभी छुआ नहीं होगा उसको। इसी तरह दूसरी चीजें हैं। अब 9th स्टैंडर्ड में भी जाके क्या होता है, अब बच्चों को प्रैक्टिकल्स है, जैसे 9th और 10th में केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, उसके अंदर क्या किया जाता है, बच्चे को जाके मेंढक पकड़ा दिया, बच्चे को जाके 9th में जाके उन्होंने पकड़ा दी कोई चीज, केमिकल्स पकड़ा दी, 2-4 केमिकल्स को वो करके तस्वीरें बना दी, फलां कर दिया, प्रैक्टिकल हो गए, प्रैक्टिकल में नंबर लग गए। प्रैक्टिकल हमारा भी ये एक इस तरह का होता है, आप इस चीज से वाकिफ है। 2-4 केमिकल्स, 2-4-5 दिन की ये सारी गेम होती है, प्रैक्टिकल्स हो गए। प्रैक्टिकल तो होता है प्रैक्टिकल ही किया जाए, वो एक नाम नेहाद सी चीज की जाती है, बच्चा चला जाता है इंटर में। छोटे स्कूल्स हमारे, उन्होंने अपने बरी जिम्मा हो गए, उन्होंने आगे धकेल दिया। 9th जो 10th थी, स्कूल वालों ने आगे धकेल दिया। वो बच्चा, वो जो एक गंध होता है या एक अच्छी चीज होती है, आपने देखा होगा वो पानी जाता जाता है, अगर छलनी होती है वो सारा गंद इकट्ठा होता जाता, तो बच्चा स्कूल्स अपनी बरी जिम्मा हो गया, वो बच्चा पहुंच गया कॉलेज में, बच्चा 0।
कॉलेज ने भी ऐसे किया, तो पढ़े लिखे जाहिल इस तरह वो पैदा होते जा रहे हैं। ये ये मुल्क का अलमिया बनता जा रहा है कि बहुत तादाद पढ़े लिखे जाहिलों की यहाँ हमारे मुल्क में मौजूद है। ठीक हो गया, जैसे आपने जिक्र किया कि वो स्टेन होता जाता है और बच्चा, तो इसका मतलब एक जुल्म तो हम बच्चों के साथ करें, ना स्कूल का कुछ जा रहा है ना कॉलेज का कुछ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो हम बच्चे के लिए क्रिएट कर रहे हैं। हम बच्चे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और इसमें सिर्फ टीचर्स का कसूर नहीं, पेरेंट्स का भी कसूर है। वो नंबर दौर में लगे हुए हैं कि फलां तुम्हारी हाला के बेटी के ये नंबर आए, तुमने भी यही करना है। अब इसका जी वो बस अपनी उस चीज को, अक्सर मैं बच्चों से पूछता हूं, बेटा व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर, क्या बनना चाहते हो फ्यूचर में? जी आई वांट टू बिकम इंजीनियर। क्यों? इट्स माई पेरेंट्स ड्रीम, मेरी माँ की ख्वाहिश है। मैं कहा बेटा तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? जब अंदर डीप में जाया जाता है, सर फलां खाला की बेटी है, उसने नंबर ले लिए, अब वो डॉक्टर है, माँ कहती है इतनी वो कमाई कर रही है, उसने अपना क्लिनिक डाल लिया है। वो माँ तो बच्चे को उसकी स्किल्स को नहीं देख रही, वो तो पैसे को देखती है, वो तो अपनी नाक ऊंचा रखना चाहती है। बेटा बेशक कुछ और करना चाहता है, बेटा एवरेज है, बेटा एवरेज है, वो 90% तक जा ही नहीं सकता, वो 60% तक रह के अच्छी कमाई कर सकता है। लेकिन माँ को तो 90% चाहिए, माँ को तो बेटा डॉक्टर चाहिए, माँ को तो हाला को नीचा दिखाना है, वो हाला को नीचा दिखा के अपने बेटे को भी 90% लेके आना। बेटा बेशक कल को कुछ भी कर ले। एक मूवी भी आई थी, उसके ऊपर वो किया गया था कि कल को बच्चे फिर वो इतना प्रेशर लेके सुसाइड की तरफ जाते हैं। काफी रेशियो सुसाइड कैसे कर रही है कि बच्चे वो अपने पेरेंट्स को पूरा नहीं उतर पाते और कल को वो जहनी दबाव का शिकार हो जाते हैं। ठीक हो गया, सुसाइड का आप जिक्र कर रहे हैं, तो उनमें पेरेंट्स की तरफ से भी होता है, उसमें स्कूल्स में टीचर की फेवरेटिज्म जो होती है उनकी वजह से भी बहुत से केसेस सामने आते हैं। बच्चों को, जो कुछ बच्चे होते हैं वो थोड़ा कम गो होते हैं, वो बात ज़्यादा नहीं करते, तो उन्हें बुली किया जाता है, उनमें वो उन बच्चों का भी शुमार होता है। तो प्रॉब्लम सिर्फ एक दो जगह पे नहीं है, जो प्रॉब्लम्स है हर डिपार्टमेंट में है। हर डिपार्टमेंट में अगर बात की जाए तो टीचर्स हैं, वहाँ के जो स्टाफ हैं उनका भी जिक्र होगा, उनके जो गार्ड्स हैं उनका भी जिक्र होगा। तो तमाम लोग अगर इनफरादी तौर पर इंडिविजुअली सब लोग अपनी जिम्मेदारी लेंगे तो हम अपनी जो जिम्मेदारियां हैं ना वो दूसरों पे नहीं डालेंगे। अगर मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ तो मेरी एक टीम है, मेरी टीम में प्रोड्यूसर्स हैं, उनके एसोसिएट्स हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट है, पीसीआर है, एमसीआर है, कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे कैमरामैन हैं। और अगर हम लोग तमाम अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते तो हम एक दूसरे पे अगर बात डाल देते हो तो फिर हम जो हमारा जो शोबा है या हमारा डिपार्टमेंट है वो ख़राब ही होगा ना। जब ख़राब होगा तो फिर हम जब बैठेंगे बात करें फिर हम एक दूसरे पे जिम्मेदारियां डाल रहे होंगे कि फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने ये कर दिया। तो इसका ये मतलब है इंडिविजुअली तौर पे तमाम लोगों की कुछ जिम्मेदारियां हैं, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पेरेंट्स, और अगर आप स्कूल के टीचर हैं तो आप टीचर के तौर पे भी आपकी जिम्मेदारियां हैं। तो तमाम लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी होगी। अगर हम जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो हमारा हाल ऐसे ही होगा जैसा अब हो रहा है, क्योंकि हम कभी किसी को पकड़ रहे हैं, कभी किसको पकड़ रहे हैं कि ये वजह है, ये वजह है। अभी तक हम सिर्फ जो वजह है, जो रीज़न है उसको ही तलाश कर रहे हैं, अभी तक हल की तरफ नहीं आए, जबकि 72 साल गुजरने वाले हो गए। तो मेरा ख्याल था अब तक हमें रीज़न को तलाश तो कर लिया था, अब हल की तरफ आते। जब हल हमें मिल जाता तो काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती और आज हम डिग्रियां प्रोड्यूस ना कर रहे होते, हम अच्छे इंसान, अच्छे स्टूडेंट, अच्छे तालिब इल्म प्रोड्यूस कर रहे होते। ये तमाम चीज़ें जिनके बारे में हम जब एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो हम इन चीज़ों को भी हाईलाइट करते हैं। हमारा फ़र्ज़ है इन चीज़ों पे बात करना, और आप तमाम लोगों का भी फ़र्ज़ है जो एजुकेशन सिस्टम के साथ मुंसलिक हैं। आपकी जो भी जिम्मेदारियाँ हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप एसोसिएट हैं, आप जो भी हैं, आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। खुदारा एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा अहम सिस्टम है जिसपे जो आपकी जो मुल्क होता है वो बेस कर रहा होता है। हम लोग इन चीज़ों को बड़ा नॉर्मल ले रहे होते हैं। प्रोफेसर साहब ने एक चीज़ हाईलाइट करवाई, गार्ड रिसीव करता है या आयाजी जो होती हैं काबिल इज़्ज़त हैं, वो तमाम लोग जो हमारी सिक्योरिटी फ्राहम करते हैं या हमारी आयाजी होती हैं वो काबिल इज़्ज़त हैं, उनकी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर जो टीचर और बच्चे का जो एक रिलेशनशिप देखना चाहते हैं तो इसमें होगा जब बच्चे को बहुत अच्छे से वार्म वेलकम किया जाएगा तो बच्चे की एक्साइटमेंट जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम डिस्कस करें, लेकिन अजर भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो अजर को अल्लाह ने बहुत अजर देना है क्योंकि इतने खूबसूरत हमें कलाम सुना रहा है आज अजर। तो अजर अब मुझे बताएं कि हम आपका पहले कलाम सुन लें, कलाम सुन ले पहले, सोलो सुन लेते हैं। अच्छा वैसे सुना दीजिए, जो आपका दिल कर रहा है ना वो सुना दीजिए, क्योंकि कुछ और भी ऐड करना चाह रहे थे आप, पहले वो सुन लेते हैं। जी अकीदा है, उस पे पीर नसीरुद्दीन शाह का कलाम आपकी समातों की नज़र करूँगा। थी जिस के मुक़द्दर में
गदाई तेरे दर की थी जिसके मुक़द्दर में रोया हूँ मैं उस शख्स के कदमों से लिपट कर रोया 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 हूँ मैं उस शख्स के कदमों से लिपट कर जिस शख्स ने भी थे जिस शख्स ने कोई बात सुनाई तेरे दर की थी जिसके मुक़द्दर क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अभी खूब। अभी ज़हन में आया तो मैंने कहा चले बहुत ज़रूरी था ये सुनाना, इतना खूबसूरत कलाम है और बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने हमें सुनाया। तो अजर, रमज़ान के बाद ईद के कोई प्लान्स हैं, कुछ कर रहे हैं आप लोग? हाँ जी, ईद पे एक मिजाजी कवाली का है प्लान। अच्छा, मिजाजी कवाली करूँगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी, जी। तो अजर, मुझे बताइएगा, जो कवाली करते हैं उनका स्टेमिना ज़्यादा नहीं होता एज कम्पेयर टू अदर जो गाने वाले होते जी, हैं? जी। आपका रियाज बहुत ज़्यादा होती है, आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है? प्रैक्टिस कवाली, क्योंकि कवाली फील्ड जो है ना, आप लाइव, कवाली नाम ही लाइव का है, बिल्कुल लाइव। आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे फिर आपको गला यूज़ करना पड़ता है, तो फिर बिल्कुल। उसके मुताबिक ही रियाज और प्रैक्टिस उसके लिए ज़रूरी होती आपका है। रुझान ज़्यादा कवाली की तरफ हाँ जी, है? मेरा ज़्यादातर कवाली की तरफ ही है, मेरा फेवरेट है। आपको पसंद तो है? हाँ जी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं जब बैठा होता हूँ तो दादर साई जब मिलती है, फिर सूफिया को गाया, क्या बात है। बाबा बुल्ले शाह, हक बाऊ है जी। हाँ, हक बाऊ सर का, मतलब हीर भी मैंने ऐसी पढ़ी है। अच्छा, हाँ, क्या बात है, क्या बात बड़ी है, खूबसूरत चीज़ है वो हीर। बेसिकली वो बनी आप सरकार पे ही है, क्या बात है। मतलब शायर का जो है ना, उस जो रुझान था उधर ही था, तो वो बड़ी खूबसूरत चीज़ थी। फड़ वंजली बदल तकदीर रांझना, क्या बात। तेरी वंजली ते लगी हुई हीर रांझना, क्या बात है। मतलब वो खूबसूरत मोती उन्होंने लिखे। तो कवाली जो है अच्छा मेरा- अजर, कभी डर नहीं लगा? पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े कवाल गुजरे हैं और अभी भी हैं माशाल्लाह से बहुत से, फिर जिनका कलाम आप कह रहे हैं कि मैंने पढ़ा है जी, जी। और उनका बहुत बड़ा रुतबा है, बड़ा नाम है उनका, बाबा बुल्ले शाह हो या जी, हक जी। बाऊ हो, तो डर नहीं कभी लगा कि अच्छा अब मैं ये कलाम पढ़ने लगा हूँ, या ये कलाम में जब मेरे कवाल हजरात जो हैं, जो एक बरादरी जी। है, वो सुनेंगी, पता नहीं पसंद आएगा या नहीं, क्योंकि बड़ा कॉम्पिटिशन होता है और बड़ा आपको मेहनत करनी सही कह रहे हैं आप। सबसे पहली बात तो देखें, मैं इस जहन का मालिक हूँ कि मैंने अपने लिए काम करना है, जो मुझे अच्छा लगता है ना, मुझे दूसरों की परवाह नहीं है। ठीक है। जो आप अपनी रूह के लिए करते हैं ना, बिल्कुल। तो तकरीबन आपको अगर 90% 100 में से 25% आपके गैर मतलब खिलाफ है ना, तो 70% जो आपके ना हक में होंगे, वो हक साथ में भी होंगे। कोई बात नहीं, जो 25 है या 20% खिलाफ हैं, वो कभी कभी हक में भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। सही हो गया। आपने अपने उस्ताद का जिक्र किया था, जी, तो जी। मैं चाहूंगी उस पर भी मैं बात करूं। तो उस्ताद साहब को कंपटीशन देना तो बड़ा मुश्किल होता होगा ना, हाँ। दाद लेने के लिए कि उस्ताद जी। साहब को सुनाना है, तो भाई दाद भी लेनी है, तो कितना मुश्किल होता है उनके सामने? कभी डर लगा उनके सामने गाते हुए? दाद से पहले डांट लेता हूँ। अच्छा, दाद से पहले डांट लेते हो, ये भी अच्छी उनकी- चीज है। जी जी, उसके बाद फिर डर तो जाहिर लगता है। एक 100 दफ़ा सोचता हूँ कि कौन सा सुर कहाँ पे लगाऊं, तो सुर लगाने से पहले आधा घंटा सोचता हूँ कि सामने कौन है और मैं क्या बोलूँगा।
क्या बात है। तो ज़ाहिर है वो डरता है उस्ताद। अल्लाह ताला खूबसूरत है, खूबसूरत चीज़ें क्रिएट की है जिनकी खूबसूरत आवाज़ होती है। अल्लाह ने क्या उनको नवाजा है कि उनकी खूबसूरत आवाज़ में उनका जिक्र हो रहा है, उनका कलाम हो रहा है, सुर में हो रहा है ऊपर से। क्या बात है, क्या बात है। प्रोफेसर साहब की तरफ वापस आते हैं फिर जी, हम अजहर से कलाम फिर सुनेंगे और साथ साथ हम एजुकेशन सिस्टम पे भी बात कर रहे हैं। और प्रोफेसर साहब, शौक है कवालियाँ सुनने का, कलाम सुनने का, सुनते हैं आप? हाँ सुनता हूँ, ज़्यादातर नुसरत फ़तेह अली खान साहब की या राहत फ़तेह अली खान साहब की ज़्यादातर सुनता हूँ और अच्छी लगती हैं काफ़ी। कि ऐसे वो लोग हैं कि जिनको दुनिया जानती है और दुनिया में उनको एक मुकाम हासिल है और मोस्टली इन दोनों को मैं सुनता हूँ और काफ़ी अच्छा इनके कलाम है। बड़ा आप ना डूब जाते हैं, आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपको फील होता है जो समझने वाले हैं ना कवाली को। हो क्या बात है। वैसे अच्छा लगता है जब हमारी यूथ भी आजकल कवाली और इन चीज़ों को बड़ा सुन रही होती है। आई डोंट नो वो किस तरफ लेके जा रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत मज़े का भी लग रहा होता है। जी प्लीज़। प्रोफेसर साहब की भी इशाते दीन की जो ज़्यादा तबलीग हुई ना बड़े सगीर में जी, अमीर खुसरो कवाली ईजाद की, क्या बात है। तो कवाली एक बहुत बड़ा जो है ना वो किरदार है दीन की इशात के लिए ना। कुछ लोग नहीं थे मानते, कुछ लोग कहते थे यार कुरान पढ़ाते थे आलिम हजरात, लेकिन उनको समझ नहीं था आता। फिर इस सूफिया हजरात ने कवाली ईजाद की, उसके ज़रिए कुरान डाल के बीच में, तो उनको बताया कि नहीं भाई ये असल में ये है, आप सरकार की अजमत ये है, सूफिया की ये, अल्लाह क्या है वो बताया, तुम गोरख धंधा हो बताया उस अल्लाहू अल्लाहू। मतलब अब गोरा भी कर रहा है जिसको पता ही नहीं है कि आप सरकार की अली अली पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार की तारीफ, वो तबले और हारमोनियम पे उन्होंने वो इंटरेस्ट बढ़ गया ना उसका जी, तो फिर सुनने पे वो मजा हो गया। क्या बात है, क्या बात है। अजय, क्योंकि टीचर भी हमारे साथ मौजूद है और हम उस्ताद कराम पे भी बात करें, अगर मैं आपसे उस्ताद का एक रुतबा पूछूं, क्योंकि उस्ताद सिर्फ स्कूल में पढ़ाने वाला नहीं होता, जिससे आप हुनर सीखते हैं वो भी आपका उस्ताद होता है, जिनसे आप दिन में कोई ना कोई एक अच्छी बात सीख लेते हैं वो भी आपका उस्ताद होता है, जिनसे आप कलाम पढ़ना सीखें या कुछ कोई भी फील्ड में कोई भी काम आप सीखते हैं वो भी आपका उस्ताद में ही उनका शुमार होता है, वो भी आपके टीचर होते हैं, जैसे कारी साहब होते हैं, आपकी घर में पढ़ाने वाली कोई आती हैं, ट्विटर हैं, तमाम लोग ना उस्ताद कराम होते हैं जो आपको कुछ सिखा भी रहे होते हैं, चाहे वो स्किल्स ही क्यों ना हो। तो आपकी नज़र में एक उस्ताद का जो रुतबा है वो क्या है, अगर मैं अजर से पूछूँ? जी, उस्ताद रूहानी बाप होता है। क्या बात, ठीक है। उसके बाद ज़िंदगी के जितने भी आपके मामलात होते हैं उसमें आपका उस्ताद का पूरा किरदार होता है। क्या बात है। मैं जहाँ भी बैठा हूँ, ज़ाहिर है मैं म्यूज़िक करता हूँ तो इसके पीछे मेरा उस्ताद है, तो मेरा उस्ताद बोलेगा मुझ में। क्या बात। तो उस्ताद इसलिए रूहानी बाप है। अच्छा, और रिस्पेक्ट करें। अजर, आज के दौर में एक अच्छे माजरत के साथ तमाम असातिज़ा कराम काबिल इज़्ज़त है। मैं उन टीचर्स की बात कर रही हूँ जो सिर्फ बाय चॉइस तो नहीं, बाय चांस आ गए इस फील्ड में, किसी भी फील्ड में जो टीचर्स हैं। तो आपकी जो फील्ड है, जिस फील्ड से आपका ताल्लुक है, वहाँ पे भी उस्ताद कराम बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या उस्ताद कराम, आज के उस्ताद कराम, मैं आपके उस्ताद की जिक्र नहीं कर रही हूँ, मैं पहले मेंशन कर रही हूँ, ये ना कि शो देखें इनके उस्ताद कराम और बुला ले के जनाब आए तो सही, ज़रा आप क्या बातें कर रहे थे। तो क्या वो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करते हैं? मैंने बहुत से गाने वालों के सिंगर्स के इंटरव्यूज़ किए, कवालों के किए, तो उन्होंने कहा जी आज का जो उस्ताद है वो उस तरह से नहीं सिखाता जिस तरह से उनको सिखाना चाहिए था। उनको भी कहीं कहीं होता है कि ठीक है अपनी फ़ी दें, कुछ उस्ताद कराम नहीं लेते होंगे पैसे, लेकिन वो दें और बस ठीक है जिम्मेदारियाँ पूरी हो गई। एक पंजाबी का जो है ना एक मुहावरा बोलता हूँ, उस्ताद अक्सर बोलते हैं, जो कारोबारी उस्ताद बोलता हूँ। ठीक है एक कारोबारी उस्ताद होते हैं, कारोबारी उस्ताद भी एक होते हैं जो दिल से स्टूडेंट के साथ होते हैं। कारोबारी जो लोग होते हैं, जो कारोबारी उस्ताद, वो ये कहते हैं कि पुत्र मैं तेन अपनी बाहों वड़ के दे दें। अच्छा, ये कहते हैं। ठीक है। कि वो कहता है ना ये मुझे बताएं, ये किस तरह बताया, तो आगे से क्या जवाब पंजाबी का ये, मैं तेन बाहों वड़ के दूँ, मतलब मैं अपना फन सारा तुझे दे दूँ तो मैं कहाँ जाऊँगा। अच्छा, जबकि ऐसा नहीं है, आपके पास इल्म है, आप उसको फैलाएं, उतना ज़्यादा होता जाएगा। घर हुनर है तो उसको भी दे, तो अल्लाह ताला तो उसमें बरकत डालता जाता है, ना कि आपका हुनर कोई भी नहीं। जैसे आप गा सकते हैं, आपके उस्ताद नहीं गा सकते, जैसे आपके उस्ताद गा सकते कभी वो नहीं गा सकते। ऐसा ही है, डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ होता है। तो अच्छा, इसका मतलब है कि कुछ कारोबारी उस्ताद माजरत के साथ कुछ कारोबारी हज़रात भी हमारे यहाँ मौजूद हैं, हर डिपार्टमेंट में, हर हकीकत है ये। इसमें इस चीज़ को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि कारोबारी भी हैं। देखें,
हमारे मुल्क में अगर आप किसी जगह पर जाते हैं, अगर आप किसी जगह पर गए हैं, तो हमारे मुल्क में या तो किसी जगह वो सर्विस, पुलिस क्या कर रही है आपको, पुलिस आपको कोई कपड़े धो के नहीं देती, पुलिस आपको क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है। इसी तरह काफी ऐसे अदारे हैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और उनमें टीचर भी आते हैं। टीचर क्या कर रहा है, टीचर आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और एक अगर आप इसको नेगेटिव साइड पे ना देखें, मतलब कि कुछ परसेंटेज वाकई है कारोबारी उस्ताजा की, लेकिन उनके लिए भी अगर आपको नेगेटिव नहीं पॉजिटिव साइड पे देखें कि अगर आप उनको पे कर रहे हैं, वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और जितनी आप उनको करेंगे उतनी बेहतर से बेहतर। आपने 20,000 का मोबाइल लेना है, आपने 20,000 दिया, आपको वो मोबाइल मिला, ठीक है। आप बार्बर के पास गए हैं, आप एक बार्बर देखें जिसको आपने 500 दिया तो आपको कैसी सर्विस करेगा, उसी को आपने 2000 दिया, वो आपकी कैसी सर्विस करेगा। तो कारोबारी उस तरीके से आप उसको मुआवजा नहीं कर सकते। टीचर टीचर होता है, और इसके अंदर ये आंसर शामिल करेंगे तो अगर हम जितना वो आप उसके अंदर वो करेंगे उतनी आपको अच्छी सर्विस प्रोवाइड होगी। आई एग्री, मैं 100% आपको, इसलिए मैंने माजरत करके कहा कुछ उस्तादा। अब जी कारोबारी को अगर हम एक्सप्लेन करें, उसमें मैं बता देती हूँ कारोबारी हजरात जो इनकी फील्ड में हैं वो कैसे हैं। वो ऐसे हैं कि आपने जिक्र किया कि आप पे करते हैं तो वो आपको सर्विसेज देते हैं। अगर मैं आपको पे करूं, आप मुझे सर्विसेज ना दे, तो आप मेरे टीचर तो ना हुए। आप पैसे ले रहे हैं, आप सर्विसेज नहीं दे रहे। तो सर्विसेज में क्या होती है, आपकी जिम्मेदारियां, आपकी दयानतदारी, कि आप अपनी सर्विसेज ऑनेस्ट होके करेंगे। तो जो ये जिक्र कर रहे थे, ये जो मैं उन जो सिंगर्स हैं या जो गाने वाले या कलाम सिखाने वाले हैं, उनमें कुछ जो कैटेगरीज है वो इन कारोबारी टीचर्स की है। जो आपके यहाँ टीचर्स है सर्विसेज दे रहे हैं, वो जरूरी है, उनका भी किचन चलना है ना। तो जनाब, तो इसका मतलब है कि अगर आप दयानतदारी से अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, अगर मुझे कुछ पे किया जा रहा है तो मैंने अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, ना कि मैं लेके आगे से कहूँ कि मैं तो आपको नहीं सिखा सकती ना, क्योंकि मेरे तो बाजू चले जाएंगे। तो ये है कारोबारी, मैं क्लियर कर दूं। दूसरी साझा का काबिले इज्जत है जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। बल्कि हमारे यहाँ मुझे इस चीज का अफसोस है कि हमारे टीचर्स जो छोटे मोहल्ले में एक एकेडमीज होती हैं, स्कूल होते हैं, वहाँ पे बच्चियाँ पढ़ा रही होती हैं, सारा टाइम दे रही होती है, उनकी सैलरीज बहुत अफसोस के साथ 2,000, बड़ी मुश्किल से मैं बता रही हूँ, मैंने देखा है 3,000 4,000 होती हैं। तो उनकी सैलरी सबसे ज्यादा होनी। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हम अपनी फी तो बहुत ज्यादा पे करते हैं, लेकिन टीचर्स को उतनी सैलरीज नहीं दी जाती। अगर टीचर्स को उतनी सैलरीज देंगे ना, तो वो वाली बात कि आप सर्विसेज भी उतनी ही खालिस और अच्छी करेंगे। ऐसा है या नहीं है प्रोफेसर साहब? ऑब्वियसली ऐसा है। अगर आप देखें, अगर आप टीचर देखें, वो उसको आप एक जगह पर पढ़ा रहा है, अगर उसको पता है कि मुझे फॉर एग्जांपल 20,000 मिलेगा मंथली या 30,000 मिलेगा, तो वो उस अपनी वो बच्चे की पढ़ाई पे फोकस कम करेगा, अपनी वो कैलकुलेशन अपने दिमाग की वो ज्यादा कर रहा होगा कि अगर उसी के निस्बत एक टीचर को 20,000 या 30,000 मिल रहा है, एक को 70,000 60,000 मिल रहा है, तो वो फ्री माइंड होके पता होगा कि मुझे कुछ आ रहा है, वो टेंशन में नहीं होगा। निस्बत दूसरा जिसको 10,000 15,000 20,000 मिल रहा है, एक फीमेल है जो 2 बच्चों की माँ है, एक इंसान है जो 3 बच्चों 4 बच्चों का बाप है, वो पढ़ाएगा क्या और कैलकुलेशन तो ज्यादा करेगा। वो अपने महीने की डबल रोटी अंडों का हिसाब लगाएगा, सब्जी का हिसाब लगाएगा, बिल का हिसाब लगाएगा, किराए के मकान का हिसाब लगाएगा, या उनको पढ़ाएगा। तो ये चीज भी हमें देखनी चाहिए। जैसे एक मजदूरों का, ये टीचर एक मजदूर ही है, ठीक है, तो लेकिन एक जरा एलीट क्लास का मजदूर हो गया, अगर उसको उसकी मजदूरी एक सही तरीके से अगर वो हुकूमत डिसाइड कर ले कि गवर्नमेंट स्कूलों में तो अच्छी है, गवर्नमेंट स्कूल। और ये भी मैं चीज लेके चलूं, पिछले दिनों में एक मोटिवेशनल स्पीकर थे, वो बता रहे थे हमारे मुल्क में उन्होंने कसीर तादाद बताई पीएचडीज की, और वो आगे क्या डिलीवर कर रहे हैं, उनमें से एक बहुत कम परसेंटेज है जो आगे डिलीवर कर रहे हैं। और अगर वो हुकूमत एक तय करे, जिस तरह इस हुकूमत में आके कुछ पिछली हुकूमत ने काम किया, कुछ इस हुकूमत में आके काम हो रहा है, तो ये चीज का भी होना चाहिए। टीचर्स को भी ऊपर लाने की जरूरत है। टीचर्स को देखा जाए, क्राइटेरिया सेट किया जाए कि इनकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक इनकी सैलरी ये होनी चाहिए, ताकि अब मैंने कई एमफिल भी देखे हैं जो स्कूल्स के अंदर 15-15 हज़ार 12-12 हज़ार रुपए के अंदर सुबह 8 बजे 7:30 बजे आती हैं, 2-3 बजे वहां पर जाती हैं। अब वो क्या करेंगी? 10,000 में गुजारा नहीं होता, 20,000 में तो उनका मेकअप का सामान नहीं आता होगा, तो वो आगे क्या करेंगी? तो इस चीज को देखना चाहिए। क्राइटेरिया हुकूमत सेट करे, सैलरीज क्या होनी चाहिए टीचर्स की, वो सेट किया जाए स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में। इस चीज को लेके चलें ताकि वो एक बेहतर तरीके से सिर्फ पढ़ाई के ऊपर फोकस करे टीचर। बिल्कुल सही कहा आपने, सैलरीज को लेके जो जिक्र किया है। तो जी अजर से पहले कलाम सुनेंगे अजर आपका, उसके बाद फिर जी वापस आएंगे और इसी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन सिस्टम पे। यही मेरा तारुफ है,
यही मेरा तारुफ है, गदाए मुस्तफ़ा हूँ मैं, यही मेरा तारुफ है, यही मेरा तारुफ है, गदाए मुस्तफ़ा हूँ मैं, सखी हसनैन का मंगता, सखी हसनैन का मंगता, फिदाए मुर्तज़ा हूँ मैं, यही मेरा तारुफ है। मेरी कशकोल में जो कुछ है सैयदा पाक का सदका, मेरी कशकोल में जो कुछ है सैयदा पाक का सदका, इसी सदके से कुनबा पल रहा है, पल रहा हूँ मैं, इसी सदके से कुनबा पल रहा है, पल रहा हूँ मैं, यही मेरा तारुफ है, गदाए मुस्तफ़ा हूँ मैं। ना आबिद हूँ ना कोई बादशाह, बस नाज है इतना, ना आबिद हूँ ना कोई बादशाह, बस नाज है इतना, मैं जब आवाज देता हूँ, मैं जब आवाज देता हूँ, वो कहते हैं यहाँ हूँ मैं जब आवाज देता हूँ, वो कहते हैं यहाँ हूँ मैं, यही मेरा तारुफ है। बड़ी सरकार का मंगता, समझ कर इश्क के बंदे, बड़ी सरकार का मंगता, समझ कर इश्क के बंदे, मुझे सरदार कहते हैं, मुझे सरदार कहते हैं, हकीकत में गदा हूँ मैं, यही मेरा तारुफ है, गदाए मुस्तफ़ा हूँ मैं, यही मेरा तारुफ है। क्या बात है, क्या बात, बहुत खूब। इसके बारे में भी आप अब हमें बताएंगे, इसको कंपोज किसने किया, लिखा किसने? ये भी मेरे उस्ताद जी का है कंपोज, उस्ताद आरिफ फिरोज साहब का। और इसमें जो एंड वाला जो शेर था ना, वो मैंने उस्ताद के लिए ही पढ़ा था। अच्छा, क्या बात है। कि मुझे सरदार मैंने बाद में लगाया क्योंकि फिर वो कमर्शियल था, तो पहले ये इसका लफ्ज़ असल में वही है, मुझे सरदार लफ्ज़ है ना, इसका असल में लफ्ज़ जो लिखा हुआ था, मुझे उस्ताद कहते हैं, क्या बात है। हकीकत में गदा हूँ मैं। मैंने उस्ताद के लिए रखा, मुझे उस्ताद कहते हैं, हकीकत में गदा हूँ मैं। क्या बात है। अच्छा, अगर अजहर मैं बात करूं, क्योंकि कवाली आप पढ़ते हैं, कलाम भी पढ़ते हैं, इसके गले के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी और कितना रियाज करना पड़ता है? गले के लिए तकरीबन सुबह उठ के ना कम से कम 3 घंटे,
और रात गए जो 2-3 बजे तक हमें रियाज करना पड़ता है। ओहो, ये ज़रूरी है। ये ज़रूरी है। जब सुबह उठते हैं तो गला ऐसे मोटा हुआ होता है, आवाज़ पहचान ही नहीं जाती। बिल्कुल ऐसा है। तो वो सुबह उठ के फिर वो ज़रूरी होता है, फिर वो गरारे गर्म पानी के जी। उसके बाद फिर मतलब रिहर्सल ज़रूरी है इस काम के लिए, ख़ास तौर पे कवाली। और रिहर्सल के साथ साथ आपकी पोइट्री मतलब बहुत। आपके पास लफ्ज़ क्या हैं, क्योंकि कवाली आप 2 घंटे क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? आपके पास कुछ होगा, कुछ अशार होंगे तो फिर है ना। तो कवाली के सारे लोग हैं, टीम है आपके पास? हाँ जी, सारे एक मुकम्मल। बिल्कुल सारी टीम है मेरे पास। क्या बात है, क्या मैंने तो प्रोड्यूसर साहब से भी बात की थी कि इंशाल्लाह प्रोग्राम रखेंगे। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है, मैंने भी अपने प्रोड्यूसर साहब से जिक्र किया, हमारे साहब से, इंशाल्लाह, और सलार साहब से देखेंगे जी इंशाल्लाह। हम भी ये कोरोना की वजह से ज़्यादा गेस्ट इकट्ठे नहीं कर पाते, लेकिन इंशाल्लाह हम लोग भी जल्द एक ऐसा प्रोग्राम भी करेंगे। तो वापस आते हैं प्रोफेसर साहब की तरफ। प्रोफेसर साहब, हमने एजुकेशन सिस्टम पे बात कर रहे थे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा हमने क्लियर की। अब हम अकेडमी सिस्टम पे आ जाते हैं। हमारी जो एकेडमी सिस्टम है वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से बच्चों को ट्रेन किया जाता है, पढ़ाया जाता है, क्योंकि स्कूल वाले भी रिकमेंड कर देते हैं कि एकेडमी में जाकर पढ़ लीजिएगा। पेरेंट्स को भी होता है अगर स्कूल से आ गए हैं तो अब एकेडमी में जाएं, तो एकेडमी रखना ज़रूरी है? एक तरह से अगर उसको देखा जाए तो ये चीज़ अब हमारे मुआशरे में ज़रूरत बन चुकी है। ठीक है। जैसे कई ऐसी चीज़ें हैं जो एक वक्त में अगर एक बच्चा अकेडमी जाता था या ट्यूशन जाता था तो उसको नालायक बच्चा कंसिडर किया जाता था कि क्या ये इस काबिल नहीं है कि स्कूल ये सही पढ़ सके या कॉलेज में पढ़ के आ सके। लेकिन आपको पता है ट्रेंड चेंज होता है, एक तरह से ये ट्रेंड भी बन चुका है। मैं इवन के खुद एक सियालकोट में एक काफ़ी नामवर है, उस चीज़ को अदारे को लेकर मैं चल रहा हूँ, उसका मैं हेड हूँ। लेकिन उस चीज़ को देखना यह ज़्यादा ज़रूरी है कि ये अब हमारे वक्त की ज़रूरत बन चुकी है। कई ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर 100% स्कूल भी फोकस नहीं कर पाता, कॉलेज फोकस नहीं कर पाता या यूनिवर्सिटी फोकस नहीं कर पाती, तो बच्चे को ज़रिया चाहिए। अगर वो सिर्फ कॉलेज की हद तक रहेगा या स्कूल की हद तक रहेगा और एकेडमी साइड पे नहीं जाएगा तो वो चीज़ एक बैलेंस नहीं रहेगा उसकी लाइफ का। तो एजुकेशन को उसने लेके आगे चलना है। जो चीज़ कमी स्कूल की तरफ से आ गई, एकेडमी उसको पूरा कर देती है। अगर वो नहीं होती तो वो कहाँ से अपना पूरा करेगा? अगले दिन स्कूल जाएगा, नई दौड़ होगी, नया ज़माना, नया एजुकेशन, वो आगे जो सिलेबस है उस चीज़ को लेके चलना है। जैसे एक पैटर्न दे दिया गया है, सिलेबस दे दिया गया है 100 डेज का, 300 डेज का, एक साल का, तो वो तो बच्चा पीछे रह जाएगा। और इस तरह से अब 2 जगह पेरेंट्स देखते हैं कि चले वहां पर भी बच्चा एक तालीम हासिल कर रहा है। देखें, आप ये नहीं कर सकते अब कि मॉर्निंग शो की एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि मॉर्निंग शो भी फॉर एग्जांपल आप करें, रात को न्यूज़ भी आप करके अपने मॉर्निंग शो की खुद ही रेटिंग दें, ठीक है। अब इसी तरह अगर पेरेंट्स जाते हैं तो पेरेंट्स स्कूल क्या करते हैं, स्कूल बच्चे को पढ़ाता है, वही टीचर उसको पढ़ाते हैं, वही उसका रिजल्ट बनाते हैं। तो पेरेंट्स जाकर अगर उसको कहें कि जी पढ़ा भी आप रहे हो, रिजल्ट भी आप दे रहे हो, बच्चे के मुंह पे 3-3 स्टार भी दे रहे हो, तो बच्चे ने क्या तीर मार दिया है। बिल्कुल परफेक्ट कहा आपने। चीज होनी चाहिए एकेडमी, तो बच्चे का वाकई देखने का पता चलता है, सेकंड पर्सन से पता चलता है कि बच्चा कितने पानी में है, किसी दूसरे के मुंह से पता चलता है। अब मॉर्निंग शो का तो कोई तीसरा बंदा बताएगा, ठीक है, स्कूल का भी बंदा कोई एकेडमी का बताएगा। आई एग्री। अब मैं उन आपने अच्छी एकेडमीज का जिक्र किया ना, मैं उन एकेडमीज का जिक्र करती हूँ जिसके रिक्शे के पीछे लिखा होता है 2 माह में फरफर अंग्रेजी बोलना सीखे। 2 माह ज्यादा बता दी मैंने, चलो 25 दिन लिखा होता है। अच्छा, उसके बाद लिखा होता है कि बीए की अंग्रेजी में सप्ली आना नामुमकिन है। ये कौन सी एकेडमी है? कोई तवीज भी पिलाती है, कोई बाबा जी भी रखा होता है इन्होंने जो दम दरूद भी करते हैं और बच्चों को पढ़ा भी रहे होते हैं। एकेडमी के बारे में क्या कहेंगे आप? जिनका आपने जिक्र किया था ना, बहुत तादाद में, बहुत ज्यादा तादाद में। तो हर तरह हर फील्ड के अंदर इस तरह के लोग मौजूद होते हैं, हर फील्ड के अंदर इस तरह के लोग मौजूद होते हैं। ये बड़ा सेंसिटिव फील्ड है हमारा, इसमें मौजूद नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए, लेकिन देखें शोबदाबाजी तो हर जगह पर मौजूद होती है, एक्टिंग तो हर जगह मौजूद होती है। जहां पर अच्छे लोग हैं वहां पर बुरे लोग भी मौजूद होते हैं। अब ये अगर वो नहीं मौजूद होंगे तो अच्छे लोगों का पता कैसे चलेगा? ठीक है, उनका होना भी मौजूद जरूरी है। तो ये चीज है, वो अपनी इस तरह की एडवर्टीजमेंट करके इस चीज को लेकर आते हैं। तो कुछ है जो इसको लेकर चलते हैं, लेकिन इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। इस तरह के इदारों के बारे में वाकई हमें सीरियसली तौर पर देखा जाना चाहिए कि एक बच्चा, उसकी सलाहियत ही नहीं है, कोई 25 दिन में क्या 25 महीनों में भी नहीं बोल सकेगा, तो फिर उसके बाद क्या होता है? अब उन्होंने 50 लोग खींच लिए, 100 लोग खींच लिए, उसके अंदर से फ्यूचर तो गया। हाँ, उनमें से 2 या 3 या 4 तो
सलाहियत ऐसी होगी वो बोल लेंगे, अब वही उनको नमूना बना के उनके वो फ्लेक्स भी बाहर लगेगा, उनकी वो एडवर्टीजमेंट के लिए वीडियो क्लिप्स भी चढ़ेंगे। बाकी 98 क्या है वो गए, वो बस 2 या 3 को नमूना बना के सामने पेश कर देते हैं, तो 2 या 3 या 4 तो 100 के अंदर से निकल आएंगे, तो वो उनको ग्रूम कर देते हैं और बाकियों का अपना वो धंधा चल रहा है। उनमें इतनी सलाहियत होती है कि वो ग्रूम कर पाए? अगर उनमें इतनी सलाहियत है तो वही नहीं, अगर उनमें इतनी सलाहियत ना हो तो वो कोई इस तरह का वो रिस्क नहीं लेता, वो इस तरह का ले ही नहीं सकते। लेकिन कई ऐसे भी हैं, मालिकान और होते हैं, आगे पढ़ाने वाले और होते हैं। मालिक का ताल्लुक एजुकेशन फील्ड से बेशक नहीं है, उसने आगे हायर कर लिए पैसों पे, अगर 100 बच्चा 200 बच्चा 500 बच्चा वो एडवर्टीजमेंट दे के चकाचौंध रोशनी दे के आ रहा है, ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू पे, शी इज गोइंग टू पे। तो मालिकान पढ़े लिखे नहीं होते, वो बिजनेस करना अच्छा जानते हैं, मार्केटिंग करना अच्छा जानते हैं, पढ़ाना अच्छा नहीं जानते, उसके लिए वो आगे वो हायर कर लेते हैं अच्छे टीचर्स को। ठीक हो गया, जिनकी वजह से फिर ये इदारे चल जाते हैं और बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो इनका शिकार हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे रिक्शे वालों के भी काफ़ी ज़्यादा दिहाड़ियाँ लग जाती हैं। तो इसी तरह से एजुकेशन सिस्टम हमारे रिक्शे के बैक साइड पर भी नज़र आ रहा होता है कि कितना खूबसूरत है हमारा ये सिस्टम, माजरत के साथ, लेकिन रियलिटी है, इस पर भी बात करना ज़रूरी है। प्रोफेसर साहब, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? एंड पे बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। पेरेंट्स हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, टीचर्स को अपनी जिम्मेदारी का, बच्चे की अपनी जिम्मेदारी का। एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी है वो नहीं होनी चाहिए। जिस दिन हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम अच्छे मुसलमान बन के भी उभरेंगे, अच्छी कौम बन के भी उभरेंगे, पाकिस्तान का भी नाम हम दुनिया में रोशन इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अहमद अली आपका, और अजर आपका बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम के एंड पे हम आपसे कलाम भी सुनेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुश रहिएगा, इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इसके अलावा चूँकि कोरोना है और रमज़ान शरीफ भी है, रमज़ान शरीफ में वैसे भी हम बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो सहरी इफ्तारी में साथ वालों का हिस्सा थोड़ा थोड़ा डाल लीजिएगा, हमारे बहन भाइयों का जो इर्द गिर्द रहते हैं, जो रोज़े रख रहे हैं, हमारे गार्ड्स हैं, हमारी सिक्योरिटी फ्राहम करने वाले हैं। अगर आपके एरिया में पुलिस के जो अफराद मौजूद हैं, गश्त पे हैं, बाइक्स पे हैं, डॉल्फिन वाले हैं, तो अगर अफ्तारी का वक्त हो चुका है तो उन बहन भाइयों का भी खास ख्याल रखेगा, क्योंकि अब वो आपकी वजह से घरों से बाहर है, नाकों पे भी खड़े हुए हैं, तो गुजरते हुए उन तक भी अफ्तारी पहुंचा दीजिएगा और सहरी का भी खास ख्याल रखिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। या नबी या नबी, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतु, हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतु, लिकुल्ली हौलिम मिनल अहवालि मुक़ताहिमी, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। न कोई आप जैसा है, न कोई आप जैसा था, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था, ज़मीनो आसमां में कोई भी मिसाल ना मिली, कमली वाले मोहम्मद तो सदके मैं जाऊं, कमली वाले मोहम्मद तो सदके मैं जाऊं, जिन्हें आके गरीबां दी बां फड़ लई, साडी बख्शिश वसीला मुहम्मद दा नाम, जिन्हें आके गरीबां दी बां फड़ लई, लाया बदुआं नू सीने कमाल होया, कोई हबशी कोई हजरत बिलाल होया, आए दर ते सवाली नू कीती नहीं ना, आए दर ते सवाली नू कीती नहीं ना, जेने आके गरीबां दी बां फड़ लई, मैं सदके सदके जा, मैं सदके सदके जा, मैं सदके सदके जा, मैं सदके जा, सदके
सदके सदके जा मैं, सदके 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 जा मैं, सदके 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 जा मैं, सदके 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 जा मैं। कमली वाले मोहम्मद तो सदके मैं जा, जेने आके गरीबां दी बांह फड़ लई।